इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही बदकिस्मत इंसान है जिसे उसकी बीवी धोखा दे देती है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो अपनी बेटी का असली पिता नहीं है। इन सारे धोखों के बाद उसे एक ऐसी बीमारी मिलती है जो उसकी जान ले लेती है, पर उसे एक दूसरी जिंदगी जीने का एक नया मौका मिलता है। सो इस जिंदगी में वो फैसला करता है कि इस जिंदगी में वो अपनी मन मर्जी का हर एक काम करेगा बिना दूसरों की परवाह किए। तो चलिए देखते हैं कि उसकी ये नई जिंदगी कैसी होती है। कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष में बहुत सारी स्पेसशिप्स देखने को मिलती हैं। इन स्पेसशिप्स के साथ यहाँ पर मेका रोबोट्स भी थे। तभी एक लड़की बताती है कि वॉर्प गेट के जरिए दुश्मन हमला करने के लिए आ रहे हैं। जो बात सुन इनका कैप्टन हैरान हो जाता है और अगले ही पल में इनके सामने अंतरिक्ष में एक वॉर्प गेट अपीयर होता है और उस गेट के अंदर से कोई सेना नहीं निकलती बल्कि मात्र एक मैकेनाइट निकलता है। जो देखे कैप्टन कहता है हम पर हमला करने के लिए ये अकेला आया है, जिसके बाद ये अपनी स्पेसशिप से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो इन सभी हमलों से बचकर उस चेंबर तक पहुंचता है जहां पर कैप्टन था, जिसके बाद वो उस चेंबर पर हमला करके कैप्टन और बाकी सबको मार देता है। जो देख अब ये लोग उस ब्लैक नाइट के ऊपर अपने मेगा रोबोट से हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी वो ब्लैक नाइट अपनी तलवार निकालता है और इसके बाद उन मेगा रोबोट्स पर हमला करके उन सबको खत्म करने लगता है। पर यहाँ उसके सामने एक पूरी सेना थी, इसीलिए अब वो ब्लैक नाइट अपने अल्टीमेट स्लैश का यूज करके इन लोगों की मेन स्पेसशिप को ही 2 टुकड़ों में काट देता है और उसी धमाके की आग में जलकर ये सभी मेगा रोबोट्स खत्म होने लगते हैं। जिसके बाद इस ब्लैक मेगा रोबोट में बैठा हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम सभी कमजोर हो, बहुत बहुत ज्यादा कमजोर। और इसके बाद वो अपनी मेट से बात करते हुए कहता है अमागी, हमेशा की तरह तुम्हारा ये प्लान परफेक्ट था। वो मेट कहती है तारीफ करने के लिए शुक्रिया मास्टर। जिसके बाद ये अपनी मेट से कहता है कि पूरी सेना के साथ इन पर हमला बोल दो। जिसके बाद मेड अमागी सभी शिप्स को ऑर्डर देती है कि मास्टर लियाम के कहे अनुसार सभी शिप्स हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक मेका रोबोट हमारे ब्लैक नाइट यानी कि मेन कैरेक्टर लियाम का साथ देने के लिए वॉर्प गेट से उसके पास जाने लगता है। और दोस्तों इस मेका रोबोट में एक लड़की बैठी हुई थी, वो आते ही दुश्मन के एक मेका रोबोट को खत्म कर देती है। लियाम कहता है क्रिस्टियाना तुम्हें आने में देर नहीं हो गई? वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और इसके बाद क्रिस्टियाना दुश्मन के मेका रोबोट्स को खत्म करने लगती है। वहीं लियाम की मेड अमागी अपनी सभी शिप्स को दुश्मन की शिप पर हमला करने का ऑर्डर देती है और इनके हमलों से दुश्मन की शिप्स तबाह होने लगती हैं। सब कुछ सभा हो जाता है, जो देख लियाम बहुत जोर जोर से हंसता है। पर तभी एक लड़की लियाम से कहती है अगर आपको 7th वेपन कंपनी की बैटल शिप्स पसंद आई हो तो आप इन्हें खरीद लीजिए प्लीज। जो देख लियाम कहता है अमागी इसका ऑर्डर ले लो और इसे मेरे सामने से दूर करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम दुश्मन की बची हुई सेना को खत्म करते हुए कहता है तुम सभी कितने ज्यादा कमजोर हो, सच में कमजोरों को मारने में कितना मजा आता है। तुम सभी कमजोर लोग झुको मेरे सामने और मुझसे द इविल लॉर्ड लियाम से दया की भीख मांगो। जिसके बाद लियाम एक बजूका समन करके दुश्मन की ओर फायर करता है, जिससे दुश्मन की एक और मेन शिप तबाह हो जाती है। जिसके बाद लियाम आखिरी 2 बचे मेका रोबोट्स को खत्म करते हुए कहता है तुम सब कमजोर मुझे और ज्यादा एंटरटेन करो ताकि मुझे अपना बदला लेने में और भी मजा आए, बदला अपनी पिछली जिंदगी से। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लियाम की पिछली जिंदगी कैसी थी। उसे रात में एक बहुत ही भरी हुई ट्रेन से घर आना पड़ता था। वो घर आता जहां उसकी बीवी उसका घर पर इंतजार करती। घर आती वो पूछता है कनामी कहाँ है। उसकी बीवी मीका बताती है कि वो सो गई है और वो एक कुत्ता पालना चाहती है। उसने अपने दोस्त के घर पर एक कुत्ता देख लिया है, जिस पर ये कहता है अभी हम एक पेट अफोर्ड नहीं कर सकते। जिसके बाद वो अपनी बेटी को देखता है जो सो रही थी। फिर अगले दिन ये सभी एक पेट शॉप में जाते हैं प्यारे प्यारे कुत्ते देखने। और यहाँ हमारा हीरो बताता है कि काफी वक्त पहले उसके पास भी एक कुत्ता था जो उसके दिल के बहुत करीब था। जिसके बाद इसकी जिंदगी ऐसे ही चलती है। ये अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करता है और जितना उसके पास है ये उतने में ही खुश रहता है। पर कंपनी में इसका चीफ इस पर हमेशा गुस्सा करता रहता है। इसका दोस्त इसे समझाता है कि उसे चीफ के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए, वो बेवजह ही उस पर कितना गुस्सा करता रहता है। पर हमारा हीरो ऐसा कुछ नहीं करता। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि हमारे हीरो के सबऑर्डिनेट्स इसकी सारी मेहनत का क्रेडिट खुद ले जाते हैं और वो जो गलतियां करते हैं वो सारी हमारे हीरो पर थोप दी जाती हैं। पर इस जुल्मी दुनिया से लड़ने की ताकत उसे अपने परिवार से मिलती है और अपने परिवार के लिए ही ये जी और जान से इतनी मेहनत कर रहा है। पर एक दिन इसका एक दोस्त इसे मैसेज करके मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है और ये भी जाने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो अब उसी जगह पर पहुंच चुका है और इस एरिया में वो पहले कभी नहीं आया। पर यहाँ इसकी नजर एक कैफे में मीका पर जाती है, जो यहाँ किसी आदमी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। ये सोचता है मीका यहाँ क्या कर रही है और ये आदमी कौन है। जिसके बाद वो रात में घर आता है। आते ही वो अपनी बीवी से पूछता है तुमने बताया था कि आज तुम कनामी के स्कूल जाने वाली थी, किसी काम की वजह से हो गया वो काम? मीका कहती है कि हाँ वो काम अच्छे से हो गया। जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ थोड़ा खेलने लगता है और फिर अपनी बीवी से वो आगे कुछ नहीं पूछता। जिसके बाद ऑफिस में काम करते हुए वो खुद से यही कहता कि उसे मीका पर भरोसा करना चाहिए, वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगी। पर तभी हमारा हीरो देखता है कि उसका कंप्यूटर बंद ही नहीं हो रहा, शायद इसमें कुछ खराबी आ गई है।
फिर इसके कुछ दिन बाद हमारा हीरो उसी कैफे के पास आता है जहां उसने मीका को देखा था, और वो यहाँ एक राहत की सांस लेता है क्योंकि आज यहाँ पर मीका नहीं थी। और तभी वो देखता है कि उसके पीछे उसकी बीवी और उसकी बेटी थी, और यहाँ एक आदमी को देख उसकी बेटी कनामी उस आदमी को पापा कहकर बुलाती है, जिसके बाद वो इन तीनों को एक साथ जाते हुए देखता है। अब ऑफिस में काम करते हुए वो यही सोच रहा था कि कनामी आखिर किसी और को पापा क्यों बुला रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी वहां उसका चीफ आकर कहता है, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? ये कहता है, शायद से मेरा पीसी खराब हो गया है, ये स्लीप मोड पर जा ही नहीं रहा। पर तभी उसे मीका का कॉल आता है। मीका उसे बताती है कि कनामी का एक्सीडेंट हो गया है। वो सीधा मीका के पास हॉस्पिटल पहुंचता है जहां वो आईसीयू में भर्ती थी। तभी एक डॉक्टर आकर कहता है, हमें उस बच्ची को खून देना है, आप दोनों उसके पेरेंट्स हैं ना? जिसके बाद ये दोनों अपना ब्लड ग्रुप बताते हैं। सो यहाँ कनामी का ब्लड ग्रुप कनामी की बा के साथ मैच करता है, जिसके बाद ये बस यही सोचने लगता है कि आखिर इसका ब्लड ग्रुप कनामी के ब्लड ग्रुप से मैच क्यों नहीं हुआ। जिसके बाद ये घर पर पूछता है कि सच सच बताओ मीका, कनामी मेरी बेटी नहीं है ना? मैं अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। सुमिका कहती है, तुम हमारे साथ कभी वक्त नहीं बिताते, वीकेंड्स में भी तुम ओवर टाइम करते हो, और ये सब करने के बाद भी तुम्हारी कमाई कितनी है? बस 2 कौड़ी। तुम्हारी मेहनत की ये चवन्नी ढन्नी मेरे और मेरी बेटी के लिए काफी नहीं है। शादी करते वक्त तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे खुश रखोगे, पर शादी के 10 साल हो गए हैं और मैंने खुशी का एक दिन नहीं देखा। तुम तो हमेशा बाहर काम पर रहते। कनामी का पूरा पालन पोषण सिर्फ मुझे अकेले को करना पड़ता। मुझे और कनामी को तुम्हारी वजह से कितनी दिक्कत होती है, तुम जानते भी हो ये बात। इसलिए अब मैं और कनामी तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। मीका कनामी से कहती है, चलो कनामी, हम पापा के पास चलते हैं। यहाँ हमारा हीरो मीका को रोकने के लिए आता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद हमारा हीरो अपनी बेटी कनामी से ही पूछने लगता है, कनामी तुम मेरे साथ ही रहोगी ना? तुम अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? पर कनामी कहती है कि उसे अपने दूसरे पापा ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब अपने ऑफिस में आने के बाद हमारा हीरो यही सोच रहा है कि उसकी जिंदगी में आखिर ये सब क्या हो रहा है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि चीफ हमारे हीरो को बताता है कि उसके कंप्यूटर से किसी रैंडम अकाउंट में कंपनी के 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। हमारा हीरो कहते हैं कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर चीफ कहता है कि ये तुम्हारे कंप्यूटर से हुआ है। हमारे हीरो को याद आता है कि कंप्यूटर बंद ना होने की वजह से अपने कंप्यूटर को खुला छोड़ गया था, यानी कि ये काम किसी और का है। पर इल्जाम हमारे हीरो पर आया, जिसके बाद उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है और अब इसे मजदूरी करनी पड़ रही है। मीका भी इसे डिवोर्स दे चुकी है और कनामी की कस्टडी भी उसके पास है, पर बच्चे की देखभाल के लिए वो हमारे हीरो से पैसे मांग रही है। इसके अलावा जिन 5 करोड़ का घपला करने का इस पर इल्जाम लगा है, इसे वो भी कंपनी को लौटाने हैं, वरना इसे जेल हो जाएगी। और अब हमारा हीरो सब कुछ खो बैठने के बाद किराए के एक छोटे से कमरे में रहता है। आज रात इसका दोस्त इसे मैसेज करके बताता है कि उसने ब्रांड न्यू गेम खरीद लिया है, वो गेम जैसे हमारा हीरो हमेशा से खेलना चाहता था। वो अपने दोस्त को मैसेज भेजने वाला था कि हम इसे साथ में खेलेंगे, पर वो ऐसा नहीं करता। वो हर दिन कड़ी मेहनत करता है, ये उम्मीद रखते हुए कि किसी न किसी दिन भगवान उसकी मेहनत का फल उसे जरूर देंगे। और भले ही कनामी उसकी औलाद ना हो, पर वो उससे बहुत प्यार करता है। पर दोस्तों, हमारे हीरो को उसकी मेहनत और बलिदानों के बदले में एक ऐसी बीमारी मिलती है जिसके इलाज के लिए अब उसके पास पैसे तक नहीं है, और अब वो अपने कमरे में लेटा हुआ अपनी मौत के आने का इंतजार कर रहा है। तभी उसे एक कहावत याद आती है कि जब आप मरने वाले होते हैं, तब आपकी आत्मा को लेने के लिए आपके वो पालतू जानवर आपके पास आते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब थे। और तभी अचानक इसके सामने एक अजीब सी रोशनी आती है। इसे उस रोशनी में दिखाई देता है कि इसके कंप्यूटर से वो 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने वाला शख्स चीफ था। लेकिन इसके बाद इसे ज्यादा बड़ा झटका तब लगता है जब इसे ये बात पता चलती है कि इसकी बेटी का वो दूसरा पापा भी यही चीफ है, और इन दोनों की ही ये प्लानिंग थी जो आज हमारा हीरो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हमें पता चलता है कि मीका ने शुरुआत से ही कभी भी हमारे हीरो से प्यार किया ही नहीं, और कोनामी भी इसी चीफ की औलाद है, क्योंकि उसकी बीवी कभी भी हमारे भद्दे से हीरो के साथ कोई बच्चा चाहती ही नहीं थी। ये सब देख हमारा हीरो रोते हुए कहते हैं, प्लीज मुझसे कोई कह दो कि मैं सपना देख रहा हूँ। पर तभी इसके सामने एक शख्स आकर कहता है कि ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की और बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा। उन्होंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम क्या चाहते हो? ये चिल्लाकर कहता है कि मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। ये शख्स कहता है, वाह वाह वाह, तुम्हारी ये नफरत की भावनाएं कितनी स्वादिष्ट है। वैसे मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देने आया हूँ। पर हमारा हीरो कहता है कि अच्छा करने से हमें सिर्फ दर्द मिलता है। अगर मुझे कभी एक दूसरा मौका मिला तो मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा और जो चाहे वो करूंगा। दूसरे मौके की बात सुनिए, शख्स अपने पास से कुछ तस्वीरें निकाल पूछता है, तुम इनमें से कौन सी दुनिया में रीइंकार्नेट होना चाहोगी? क्या एक ऐसी दुनिया जिसमें मैजिक और मॉन्स्टर्स हो, या फिर जुरासिक एरा? तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तुम जो चाहे वो चुन सकते हो। यहाँ हमारा हीरो एक तस्वीर देखता है जिसमें रोबोट्स और बैटलशिप्स थे, और वो उसी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। ये शख्स कहता है, ये एक सफाई फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, और इस दुनिया पर रॉयल्स और नोबल्स का राज है। मैं तुम्हें इस दुनिया के एक बहुत ही अच्छे परिवार में पैदा करूंगा जिसके
इसके बाद ये शख्स हमारे हीरो के खून से एक कागज पर साइन लेता है, जिसके बाद ये शख्स कहता है इस बार तुम्हें एक बेहतर जिंदगी मिलेगी, और फिर वो हमारे हीरो की आत्मा को उस दूसरी दुनिया में भेज देता है। और अब हमारा हीरो एक ऐसी जिंदगी जिएगा जहां वो अपने लिए अपनी खुशियां खुद बनाएगा, ना कि दूसरों पर अपनी खुशियों के लिए निर्भर रहेगा। और अगले ही सीन में हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में लियाम के रूप में रीइंकार्नेट हो चुका है, और वो जिस जगह पर था वो बिल्कुल जंगल जैसी लग रही थी, बहुत बहुत ज्यादा घना जंगल। इस प्लैनेट का नाम है स्टेलर सिस्टम ऑफ एल्सियोस, और लियाम इस प्लैनेट पर राज करने वाले शासक का इकलौता बेटा है, और लियाम का पूरा नाम है लियाम सेरा वनफील्ड। जिसके बाद हमें एक दूसरी जगह दिखाई जाती है और यहाँ एक पार्टी चल रही है, क्योंकि लियाम अब 5 साल का हो चुका है और ये मोहतरमा लियाम की माँ है। जिसके बाद लियाम की माँ लियाम को दूसरे कमरे में लेकर जाती हैं, और यहाँ होता है लियाम के जन्मदिन का तोहफा। लियाम इस तोहफे को खोलता है पर उसे सामने कुछ दिखाई नहीं देता, सो उसकी माँ बताती है कि उसे यहाँ पर एक AI मेड रोबोट मिल रही है। और तभी अचानक लियाम के सामने काफी सारी आंखें आ जाती हैं, यानी कि वो अपनी डॉल को खुद कस्टमाइज कर सकता है कि उसे कैसी डॉल चाहिए। उसकी माँ उसे बताती है कि वो जैसी चाहे वैसी AI मेड रोबोट को अपने लिए कस्टमाइज कर सकता है। वहां पर भाई हर एक चीज होती है कि तुम ये चीज चुन सकते हो, हाँ A to Z हर एक चीज, और लियाम को हर एक अंग चुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई अंग उसने नहीं चुना तो उसके मेड में वो अंग होगा ही नहीं। लेकिन इसके बाद लियाम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसके सामने आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ रहे हो, लियाम यहाँ कहता है कि आप अपने 5 साल के बेटे को ये सब क्या दिखा रहे हो। तभी उस जगह पर आते हुए लियाम के पिता कहते हैं कि उनके पास भी लियाम के लिए एक तोहफा है। अब से मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम ही इस फैमिली के अगले हेड हो। लेकिन सारी जायदाद लियाम के नाम करने के बाद ये दोनों अपनी बाकी की जिंदगी इंपीरियल होम प्लैनेट में जाकर बिताएंगे। जिसके बाद लियाम के पिता बटलर ब्रियान को बुलाते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ। लियाम के नाम अपनी पूरी जायदाद करने के बाद लियाम इन दोनों को हर महीने खर्च के लिए पैसे भेजेगा। लियाम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है, और इसी तरह लियाम खुद एक काउंट बन चुका है, यानी कि राजा। इसके बाद ये दोनों लियाम को छोड़कर जाने लगते हैं। अब लियाम का ख्याल उसकी AI मेड रोबोट ही रखेगी। लियाम यहाँ कहता है कि उसे पल भर में ही सब कुछ मिल गया, मेरी पिछली जिंदगी बहुत बेकार रही है, पर अपनी जिंदगी में मैं एक ईविल लॉर्ड बनूंगा और दिल खोलकर आतंक मचाऊंगा। और वो इन सब के लिए इस गाइड नामक शख्स को थैंक यू कहता है। पर दूसरी ओर हम उस गाइड को अभी भी हमारे हीरो की पुरानी बॉडी के पास देखते हैं, और वो यहाँ कहता है तुम्हारी ये जिंदगी बहुत बेकार रही है ना। और उसके बाद वो हंसते हुए कहता है अब बारी तुम लोगों की है मुझे एंटरटेन करने की। और यहाँ हम मीका को चीफ के साथ देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मीका को हमारे हीरो के साथ इतना गलत करने के बाद भी जरा सा भी अफसोस नहीं है, बल्कि ये दोनों तो कुछ वक्त बाद शादी करने का सोच रहे हैं। पर तभी यहाँ आकर वो गाइड चुटकी बजाता है, और अगले ही पल में चीफ के पास पुलिस से कुछ लोग आते हैं, और उन्हें पता चल गया है कि कंपनी के फंड से छेड़खानी करने वाला चीफ था। साथ ही उस पर यह भी इल्जाम लगे हैं कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत ज्यादा तंग करता है, और उसके खिलाफ उन्हें काफी सबूत मिल चुके हैं, इसीलिए अब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। सो यहाँ मीका पूछती है कि अगर तुम जेल चले गए तो मेरा और हमारी बेटी का क्या होगा। पर पुलिस उसे ले जाती है। गाइड कहता है जो आदमी तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था वो तो मर चुका है, अब तुम कहाँ जाओगी। हाँ, अब तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी। और यहाँ ये गाइड कहता है अब मुझे चलना चाहिए, आखिर मुझे उसे एक सही रास्ता भी तो दिखाना है, वो सही रास्ता जो उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दर्द और तकलीफ लेकर आएगा। और जब तक उसे सच्चाई पता लगेगी तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। उसकी नफरत और दर्द का स्वाद कितना मीठा होगा, वो इस दुनिया में और भी ज्यादा तड़पेगा। और ये सब कहकर वो एक डायमेंशनल गेट में चला जाता है। पर तभी हमारे हीरो के पास उसके कुत्ते की पवित्र आत्मा आती है, और इसके बाद वो आत्मा उसी डायमेंशनल गेट में चली जाती है ताकि वो लियाम को ढूंढ सके। जिसके बाद हमें अंतरिक्ष का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर लड़ाई चल रही थी। पर यहाँ पर विलेंस का सामना करने के लिए एक हीरो आती है, और ये होती है होली किंगडम ऑफ लीवे की पहली राजकुमारी क्रिस्टियाना लेटा रोज ब्रेटा। और वो आते ही इन दुश्मनों को आसानी से खत्म करने लगती है। और इसके बाद प्रिंसेस के किंगडम की बैटलशिप्स दुश्मन की बैटलशिप्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर देती हैं। और इसके बाद वहां पर बाकी के नाइट्स आकर दुश्मन की सेना पर हमला करने लगते हैं, और इसी तरह दुश्मन हार जाते हैं, और इन्हें हराने का सारा श्रेय जाता है प्रिंसेस क्रिस्टियाना को। फिर अगले सीन में हम लियाम को बहुत खुश देखते हैं, क्योंकि उसकी AI मेड रोबोट बनकर आ चुकी है। और दोस्तों इस दुनिया में इन AI मेड रोबोट्स को डॉल्स भी कहा जाता है, इसीलिए ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती हैं। इसके बाद जैसे ही लियाम इस पैकेजिंग को टच करता है, इस मेड की अनबॉक्सिंग शुरू हो जाती है। ये मेड लियाम के सामने बिल्कुल किसी परी की तरह आती है, और इसके बाद वो लियाम को मास्टर कहते हुए अपना नाम बताती है, अमागे। ब्रियान द बटलर बताता है कि अब से अमागे हमेशा उसके साथ रहेगी, पर इसे हर हफ्ते में मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, जिसमें सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, और बस उन 2 घंटों को छोड़कर अमागे हमेशा लियाम के साथ रहेगी। पर यहाँ पर लियाम जरा अपने अंदाज में अमागी की क्वालिटी चेक करने लगता है कि जैसा मैंने कहा था उन लोगों ने इसे वैसा ही बनाया है ना।
जिसके बाद लियाम अमागी को लेकर यहाँ से एक अलग कमरे में चला जाता है। ब्रियान इनके पीछे भागता है, पर तब तक दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब इस कमरे में अमागी के हाथों मसाज लेते हुए लियाम पूछता है, अमागी क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहोगी? वो कहती है, हाँ बिल्कुल मास्टर। जिसके बाद वहाँ ब्रियान आकर पूछता है, कहीं आप दोनों ने कुछ किया तो नहीं ना? लियाम कहता है, भले ही मेरी बॉडी बच्चे की हो, पर मेरा दिमाग एक 36 साल के आदमी जैसा है। सो ब्रियान कहता है, सिर्फ 36? आप अभी सिर्फ बच्चे हो। सो अमागी लियाम को बताती है कि एम्पायर में अडल्टहुड की एज 50 साल है और सच में एक अडल्ट बनने के लिए आपका 100 साल का होना जरूरी है, और यहाँ पर लोग 500-600 साल तक जीते हैं। लियाम मन में कहता है, इतना लंबा लाइफ स्पैन, मतलब मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। पर तब भी ब्रियान लियाम को बताता है कि एम्पायर में एआई रोबोट्स को इतना पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि एक बार इन एआई रोबोट्स ने पूरी इंसानियत को बस खत्म ही कर दिया था। चारों ओर आतंक मचा हुआ था, लेकिन उस बुरे समय में कुछ लोगों ने एआई के खिलाफ साहस से लड़ने का फैसला किया और वो जीत भी गए, और उन्हीं लोगों ने एम्पायर को बनाया, और बस इसी वजह से इंपीरियल नोबिलिटी को ये एआई रोबोट्स पसंद नहीं है। सो लियाम पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो माँ ने मुझे एक एआई रोबोट गिफ्ट क्यों की? ब्रियान कहता है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता, पर लियाम कहता है कि अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मुझे बताओ। सो अब ब्रियान बताता है कि लियाम के माता पिता उसे छोड़कर चले गए हैं क्योंकि वैनफील्ड फैमिली पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है। लियाम की ग्रेट ग्रैंडफादर एलिस्टियर बहुत ही ज्यादा समझदार थे और उन्हीं ने वैनफील्ड फैमिली को इतना बड़ा डोमेन बनाया, लेकिन आपके दादा और पिता के पास शासन करने की सही योग्यताएं नहीं थी, यानी कि उनकी वजह से इस फैमिली का सिर्फ डाउनफॉल आया है। यहाँ लियाम को समझ आता है कि अब वो दूसरों को तंग करने के अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रियान कहता है, हमारे पास कर्जा चुकाने का भी कोई तरीका नहीं है, चीजें अब बस और बिगड़ती जाएंगी। जिसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है और यहाँ ये लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि हमारा नया राजा बस 5 साल का है और शायद से हमारा टैक्स अब और बढ़ने वाला है, क्योंकि हर बार जब भी एक नया राजा बनता है तब वो शुरुआत में बहुत ज्यादा टैक्स लेता है। ये सभी लोग कॉमनर्स हैं और इस तरह से अपनी जिंदगी जीते जीते थक चुके हैं, और अब बस इनकी आखिरी उम्मीद यही है कि इनका ये नया राजा अच्छे दिल का हो। वही मैंशन में लियाम ब्रियान से पूछता है कि क्या मेरे माता पिता ने मुझे पैदा इसीलिए किया था ताकि मैं उनका कर्ज अपने ऊपर ले सकूं? ब्रियान कहता है, शायद से यही वजह है। अपनी पिछली जिंदगी में लियाम ने बस धोखा देखा, लोग उसका इस्तेमाल करते, उसका फायदा उठाते। क्या उसकी जिंदगी में फिर उसके साथ यही सब होने वाला है? जिसके बाद वो कहता है, अमागी, मैं और तुम शायद एक जैसे हैं, हम दोनों को ही समाज से बाहर समझा जाता है, इसीलिए चलो हम अपनी एक टीम बनाते हैं और खुद को इस दलदल से बाहर निकालते हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगी अमागी? अमागी उसके सामने झुककर कहती है, मेरा इकलौता मकसद आपकी सेवा करना है, तो आप जो करेंगे मैं हमेशा उसमें आपका साथ दूंगी, और जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मैं आउटकास्ट नहीं हो सकती, मैं हर मोड़ पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद लियाम कहता है, अमागी, मैं इंसानियत की हिफाजत के लिए तुम्हें 3 कानून बताना चाहता हूँ। पहला कानून, एक रोबोट किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर तभी उसे याद आता है कि यहाँ भी वो दूसरों के बारे में सोच रहा है, उसे अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीनी चाहिए, दूसरों के साथ जो भी हो इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ता। अमागी, तुम्हें किसी भी कानून को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नए कानून बताता हूँ। पहला कानून, एक मेड रोबोट कभी भी अपने मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरा कानून, एक मेड को उसके मास्टर द्वारा दिए गए हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। और तीसरा कानून, एक मेड रोबोट को हमेशा अपनी भी हिफाजत करनी होगी, बिना पहले और दूसरे कानून को तोड़े। और इसी तरह ये तीनों नियम अमागी के सिस्टम में इंसर्ट हो जाते हैं। और इसके बाद लियाम कहता है, मुझे इंसानियत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने परिवार के गौरव को फिर से जगाऊंगा। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? अमागी कहती है कि वो एक एआई है और शायद से उसके आइडियाज यहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही ना बैठे, पर लियाम इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए अमागी उसे एक एजुकेशन कैप्सूल सजेस्ट करती है जिसके अंदर वो 6 महीने तक रहेगा और उसके ब्रेन में ऑटोमेटिकली सारी की सारी नॉलेज ट्रांसफर कर दी जाएगी, और जब तक लियाम इस कैप्सूल में रहेगा तब तक अमागी उसके डोमेन को संभालेगी। पर यह सब सुन ब्रियान कहता है, एक रोबोटिक कैप्सूल में जाना इंसानियत के खिलाफ जाने जैसा होगा। सो ब्रियान कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका मास्टर होने के नाते इंसानियत को खत्म नहीं होने दूंगा। सो ब्रियान कहता है कि ये अंपायर एक एआई के द्वारा सारी की सारी मैनेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो अमागी कहती है, पर ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि एआई रोबोट्स डोमेन्स को संभाल नहीं सकते। और इसके बाद लियाम ब्रियान से एजुकेशन कैप्सूल लाने को कहता है। बेचारा ब्रियान उसे समझाता रह जाता है, पर लियाम उसकी एक बात नहीं सुनता और वहां से अमागी के साथ चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियाम एजुकेशन कैप्सूल में जा रहा है, लेकिन जाने से पहले वो अमागी से पूछता है कि क्या तुम एआईज में इमोशंस होते हैं? जो सुन अमागी कहती है, मैं नहीं जानती कि एआईज में इमोशंस होते हैं या नहीं, पर जब आपने मेरे साथ टीम बनाने की बात की तो मुझे एक बड़ा अजीब एहसास हुआ। लियाम कहता है, आखिर हो भी क्यों ना, उसने बेस्ट एआई रोबोट बनाने के लिए कहा था। और इसके बाद लियाम का कैप्सूल बंद हो जाता है और अब 6 महीनों तक लियाम इसी में सोता रहेगा और यहीं ये पार्ट एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें गाइड के बारे में पता चलता है कि ये एक ऐसी एंटिटी है जो नेगेटिव इमोशंस को कलेक्ट करती है और दूसरों की जिंदगी में सिर्फ दुख, तकलीफ और दर्द लाती है।
एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि एक लड़की बहुत ज़्यादा मात्रा में नूडल्स खाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो बहुत खुश थी, पर गलती से उसकी चॉपस्टिक ही टूट जाती है, जिससे उस लड़की को बुरा लगता है और उसके नेगेटिव इमोशंस को ये गाइड कलेक्ट कर लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लियाम का कैप्सूल अब खुल चुका है। लियाम उठता है तो उसके सामने आमागी होती है। वो उससे पूछता है कि कितना वक्त गुजर गया है। आमागी बताती है कि 2 साल गुजर चुके हैं। लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी लियाम जरा भी बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उस कैप्सूल के अंदर वक्त की कोई सीमा नहीं है। वैसे दोस्तों, अब लियाम की बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और अब लियाम एक नए सफर के लिए तैयार है। जिसके बाद आमागी लियाम को इनके बैंडफील्ड डोमेन के इकोनॉमिक स्टेटस दिखाती है। लियाम देखता है कि उसकी गैर मौजूदगी में आमागी ने बहुत अच्छे से राजनीति को संभाला है। जिसके बाद लियाम कहता है, अब मुझे अपने डोमेन का सर्वे करने के लिए जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि आमागी लियाम को इनके बर्नफील्ड डोमेन के स्पेस पोर्ट पर लेकर आती है और इस वक्त लियाम जिस रॉकेट को आसमान में उड़ते हुए देख रहा है वो एक स्पेस बैटलशिप है। जिसके बाद आमागी लियाम को इनके डोमेन के उस जगह पर लाती है जहां नाइट रोबोट्स बनते हैं। लियाम इन्हें बहुत एक्साइटेड होकर देख रहा था। जो देख आमागी पूछती है, क्या आप भी इन्हें चलाना चाहते हैं? लियाम कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये करना तो हर एक मर्द का सपना होता है। सो अब आमागी सारी अरेंजमेंट्स कर देती है और अब लियाम एक नाइट रोबोट को चलाने के लिए बिल्कुल रेडी था। दोस्तों, लियाम इस नाइट रोबोट को सिर्फ इमेजिन करके ही चला सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम इस रोबोट को आगे बढ़ाता है। जिसके बाद वो आमागी से पूछता है, क्या इसमें कोई हथियार नहीं है, क्योंकि मैं इसमें फाइटिंग ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही आमागी एक और नाइट रोबोट यहाँ लाती है। इस नाइट रोबोट को कैप्टन माशिदा चला रहा था और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। पर लियाम के एक ही वार से ये दूसरा नाइट रोबोट गिर पड़ता है। जो देख लियाम कहता है कि नाटक करना बंद करो और मुझसे सही से लड़ो। अब लियाम की ये बात सुन कैप्टन माशिदा लियाम के नाइट रोबोट को पकड़ के उसे जमीन पर गिरा देते हैं। दोस्तों, पलक झपकते ही लियाम यहाँ हार गया। बेचारा लियाम, उसे पता नहीं था कि वो इतनी आसानी से हार जाएगा। अब अगले सीन में लियाम ब्रियान से कहता है कि उसे एक टीचर चाहिए जो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना सके, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उन लोगों ने लियाम के साथ बहुत बुरा किया था जिनमें लियाम से ज्यादा ताकत थी। लेकिन अपनी इस जिंदगी में वो दूसरों से ज्यादा ताकतवर बनकर दूसरों को अपने पैरों तले कुचलेगा। जिसके बाद हम एक सामुराई को देखते हैं और दोस्तों, यही लियाम का टीचर होने वाला है, यासुशी, मास्टर ऑफ द वे ऑफ द फ्लैश। लियाम को ये बंदा उसकी दुनिया के किसी सामुराई की तरह लगता है। जिसके बाद लियाम कहता है, मैं आपसे बहुत सारी चीजें सीखना चाहता हूँ। यासुशी कहता है, हमारा स्कूल सोर्समैनशिप में पूरे यूनिवर्स में वन ऑफ द बेस्ट है, पर पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा बेस्ट बनने के लिए तुम्हें वो करना होगा जो आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन आखिर वो चीज है क्या? इन महाशय को देख आमागी कहती है, मास्टर, ये तो मुझे थोड़ा खिसका हुआ लगता है। पर लियाम कहता है कि नहीं, ये एक असली मास्टर सोर्समैन है जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ तलवारबाजी को ही समर्पित कर दिया है। और यही बात साबित करने के लिए लियाम यासुशी को उनके स्किल्स दिखाने को कहता है। अगले सीन में यासुशी कहती है, वैसे तो हमारे स्कूल्स की टेक्निक्स दिखाना सख्त मना है, पर आपके लिए मैं करने को तैयार हूँ। और दोस्तों, अब यासुशी जो करने वाले हैं उसे आमागी रिकॉर्ड कर रही थी। जिसके बाद यासुशी गहरी सांस लेकर अपनी तलवार को थोड़ा निकालकर वापस रख लेते हैं। पर इतने में ही ये सारे के सारे पेड़ कट चुके थे। पर यहाँ लियाम को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आमागी से पूछता है, पर आमागी की रिकॉर्डिंग में भी इतना ही था कि तलवार निकाल के यासुशी ने तुरंत रख ली। यानी कि आमागी की रिकॉर्डिंग भी यासुशी की स्पीड को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मास्टर, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, और इसके लिए यासुशी मान जाते हैं। जिसके बाद रात में हम फिर से यासुशी को यहीं देखते हैं और यहाँ हमें जानने को मिलता है कि यासुशी कोई मास्टर सोर्समैन नहीं है, बल्कि यहाँ उन्होंने लियाम को उल्लू बनाया है। ये लकड़ियां पहले से कटी थी और गाइड यही सब देख रहा था। जिसके बाद हम स्पेस में एक प्रिंसेस को उसकी पूरी सेना के साथ देखते हैं और यहाँ इनका सामना पायरेट्स के साथ होने वाला है। और तभी उनकी शिप के पास पायरेट्स की शिप आती है। जिसके बाद एक आदमी इन्हें बताता है, मैं गवाज हूँ, पायरेट्स का लीडर। राजकुमारी भी अपना इंट्रोडक्शन देती है, होली किंगडम ऑफ लीवे की पहली राजकुमारी क्रिस्टियाना, और ये यहाँ पर इस पायरेट लीडर के साथ शांति का समझौता करने आई है। गवाज कहता है, तुम्हें यहाँ अकेले आने में डर नहीं लगा? वो कहती है, डर किस बात का? तुम चारों ओर से हमारी सेना से घिरे हुए हो, अगर तुमने कुछ भी किया तो यही मारे जाओगे। पर अगले ही पल में प्रिंसेस को एक अजीब सा सिग्नल मिलता है। बहुत सारी पायलट बैटलशिप्स इन्हीं की सेना की ओर आ रही हैं। क्रिस्टियाना हैरान थी, इन्हें पता भी नहीं चला कि कब इतनी सारी स्पेसशिप्स इनके इतने करीब आ गई। गवाज कहता है, राजकुमारी, हर जगह कुछ गद्दार होते हैं। तभी एक लड़की बताती है कि इनकी शिप पर हमला होने वाला है। गवाज कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ राजकुमारी। दूसरी ओर हम लियाम को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। जिसके बाद वो एक छोटे रोबोट के साथ फाइट भी करता है और ऐसे ही शाम होते होते वो काफी थक जाता है। यासुशी कहता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। फिर यासुशी के जाने के बाद लियाम फिर से तलवार निकाल लेता है और वो एक लकड़ी को काटने की कोशिश करता है।
पर उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब होती हैं। वो अमागी से पूछता है कि आखिर वो एक लकड़ी को भी क्यों नहीं काट पा रहा, क्योंकि दोस्तों अब तक लियाम को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए 3 साल गुजर चुके थे, पर अब तक वो एक लकड़ी तक नहीं काट पाया। पर अब भी लियाम हार नहीं मानता। दूसरी ओर यासुशी मांगा पड़ रहा था। लियाम को उल्लू बनाकर उसका मास्टर बनकर यासुशी आराम की जिंदगी जी रहा है, पर तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो सीरियस होकर बैठ जाता है। उससे मिलने के लिए लियाम आया था। लियाम यहाँ कहता है कि मास्टर प्लीज आप मुझे वो अपनी सीक्रेट टेक्निक सिखाइए ना, द वे ऑफ द फ्लैश। पर यासुशी कहता है लियाम मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं तुम्हें वो सीक्रेट टेक्निक सिर्फ एक ही बार दिखा सकता था और तुम्हें उस एक बार में ही सब कुछ सीख लेना चाहिए था, और अगर तुम मेरे सिखाने के तरीके से संतुष्ट नहीं हो तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लियाम झुककर कहता है मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज यहाँ से मत जाइए। यासुशी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी ये पहली गलती माफ करता हूँ, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। पर लियाम के जाते ही यासुशी मस्त चिप्स खाने लगता है। पर तभी लियाम वहां फिर आता है ये कहने के लिए कि मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी भरपाई अपनी ट्यूशन फीस बढ़ाकर करना चाहता हूँ। यासुशी कहता है वैसे ऐसा करने की तो कोई जरूरत नहीं है, पर अगर तुम्हें इससे अच्छा लगे तो कर लो। पर लियाम के जाते ही यासुशी बहुत ज्यादा खुश होने लगता है कि उसकी तो चांदी ही चांदी है। पर तभी लियाम फिर से आकर कहता है कि मास्टर कल मुझे थोड़ा काम है। यासुशी कहता है ठीक है, तो कल की तुम्हारी छुट्टी। पर लियाम के बार बार आने से यासुशी परेशान हो चुका था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रिंसेस क्रिस्टियाना को पायरेट्स ने बंदी बना लिया है, जिसके बाद पायरेट्स का लीडर गोवाज अपने आदमियों को हुक्म देता है और सारी तोपें क्रिस्टियाना के किंगडम के ऊपर तान दी जाती हैं। क्रिस्टियाना यहाँ कुछ नहीं कर पाती और सभी तोपों से उसके किंगडम के ऊपर फायरिंग होने लगती है और यहाँ गोवा जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी ओर आमागी लियाम को इस महीने का इकोनॉमिक स्टेटस दिखाती है। ये देख लियाम कहता है सच में आमागी तुम राजनीति में मेरी कितनी मदद कर रही हो। आमागी कहती है मैं इस तारीफ के लायक नहीं, क्योंकि जितना मैंने सोचा था हमारे राज्य की ग्रोथ उससे धीमी हो रही है। जैसे ये रही हमारे वेलफेयर वर्क की रिपोर्ट, जितना बजट हमने इसमें इन्वेस्ट किया था वो डूबता जा रहा है। ये देख लियाम किसी को बुलाता है, जिसके बाद लियाम के दरबार में एक बंदा आता है। लियाम कहता है तुमने बहुत चालाकी से सब कुछ छुपाया। ये बंदा कहता है शायद से आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आप छोटे हैं ना तो शायद आपने कुछ गलत समझ लिया है। पर लियाम कहता है कि उसने सारी रिपोर्ट्स को बहुत बारीकी से चेक किया है, आखिर सारी चीजें अपने पीछे क्यों चल रही हैं। वो बंदा कहता है कि ऐसी काफी सारी दिक्कतें आती हैं जिन्हें सॉल्व करने में वक्त लगता है। पर लियाम यहाँ समझ चुका था कि ये बंदा एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर है। लेकिन मैं भी एक ईवल लॉर्ड बनना चाहता हूँ, तो गलत तरीके से पैसे कमाने में दिक्कत ही क्या है। पर तभी अमागी उसे बताती है हाल ही में हुए एक कांड के बारे में। ये महाशय कहते हैं लेकिन मैंने कोई कांड नहीं किया, वो तो मेरे सबऑर्डिनेट की गलती थी, पर इस गलती के लिए उसे तुरंत ही मार दिया गया था। पर अमागे बताती कि इसके क्लियर रिपोर्ट्स कभी सामने नहीं आई और काफी सारे फंड्स तो मिसिंग चल रहे हैं। पर अपनी पिछली जिंदगी को याद करके लियाम कहता है तुमने अपनी गलतियों का सारा दोष अपने साथी को देकर उसे मौत के घाट उतार दिया है ना। ये सुनिए महाशय घबराकर कहता है माय लॉर्ड आप मुझसे ज्यादा एक बेजान गुड़िया पर यकीन कर रहे हैं। लेकिन लियाम खड़ा होते हुए कहता है अपने साथी को मरता हुआ देख क्या तुम्हें मजा आया। सो अब ये कहता है मैं मानता हूँ कि मुझसे छोटी सी गलती हो गई, पर हर कोई यही करता है माय लॉर्ड। पर तभी लियाम अपनी तलवार निकाल लेता है, जो देखिए कहता है बच्चे तुझे याद रखना चाहिए कि मुझ जैसे लोगों की बदौलत ही तू एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। पर अगले ही पल में लियाम उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है और गुस्से में कहता है सिर्फ मैं ही दूसरों के साथ बुरा कर सकता हूँ, मैं किसी और को अपने लोगों के साथ बुरा नहीं करने दूंगा। जिसके बाद वो अमागी से सभी भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स को खत्म करने को कहता है। पर अगले ही पल में अमागी लियाम के हाथ से वो तलवार निकालने लगती है और कहती है कि अगर आपने सभी भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स को खत्म करवा दिया तो इससे हमें काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इतनी सारी चीजों को संभालने के लिए मुझ जैसी बहुत सारी डॉल्स की जरूरत पड़ेगी। ये सुन लियाम कहता है इस मामले को तुम संभालो, जितनी की जरूरत हो उतनी बनवा लो। दोस्तों यहाँ लियाम ने एक शख्स को मार दिया है, पर उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि गलत के साथ गलत होना चाहिए। जिसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारे लॉर्ड ने एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर को खत्म कर दिया है। तभी ये मोहतरमा बताती है मैंने सुना है कि जल्दी एक बहुत अच्छा स्कूल बनने वाला है। जो सुनी आदमी कहता है कि बस 10 साल की उम्र में ही ये नया लॉर्ड काफी सारी चीजें कर रहा है। जिसके बाद हम लियाम को देखते हैं जो कि एक सूट पहने हुए अब 3 साल तक तलवारबाजी की कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद वो वापस आया है इन नाइट रोबोट को फिर से चलाने के लिए। पर तभी उसके मास्टर कहते हैं एक ऐसे रोबोट को चलाना जिसे कोई भी चला सकता हो ये पॉइंटलेस है। अगर तुम टॉप पर पहुंचना चाहते हो लियाम, तब तुम्हें ऐसे नाइट रोबोट को चलाना चाहिए जिसे अब तक कोई कंट्रोल ना कर पाया हो। लियाम कहता है आपने सही कहा मास्टर। सो यहाँ कैप्टन लियाम को बताते हैं कि ये 3 जनरेशन पुराना नाइट रोबोट है जिसको आपको पूरी तरह से खुद ही कंट्रोल करना पड़ता है। तो अब लियाम एक बहुत ही धांसू नाइट रोबोट को चलाने वाला है। पर यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम मास्टर यासुशी को देखते हैं जो कि किसी बेसमेंट में थे और यहाँ कीमती चीजें ढूंढ रहे थे, पर गलती से उनसे खुफिया दरवाजा खुल जाता है जहां पर ये बहुत ही शानदार नाइट
नाइट रोबोट रखा था और इसे देख यासुशी कहता है अब ये मेरा हुआ। जिसके बाद हम गाइड को देखते हैं जो अपने बारे में बता रहा था, मैं गाइड हूँ और मैं नकारात्मक इमोशंस को भोजन के रूप में खाता हूँ। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने खाने का ऑर्डर दे रहा था और भाई रैप गाते हुए काफी लंबा चौड़ा मेन्यू बता देता है। जिसके बाद उसका ऑर्डर आता है एक आइसक्रीम और इसे खाने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था, लेकिन उसकी आइसक्रीम थोड़ी बिगड़ गई जिससे बेचारे को प्रतिघात लगा और फिर इसके नेगेटिव इमोशन को गाइड ने बड़े चाव से खाया। वहीं दूसरी ओर लियाम ब्रियान को बताता है कि वो इनके 3 जनरेशन पुराने नाइट रोबोट को फिर से रिपेयर करवाने वाला है। ब्रियान बताता है कि वो नाइट रोबोट आपके ग्रेट ग्रैंडफादर मास्टर एलिस्टियर का फेवरेट रोबोट था, लेकिन वो तो काफी पुराना हो चुका और उसे चलाना भी मुश्किल होता है। लियाम कहता है कि मुश्किल काम करने में ही एक मर्द को मजा आता है। ब्रियान कहता है वाओ, पर ये जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो मुझे कोई काम की नहीं लगती। पर दोस्तों लियाम को अपने मास्टर यासुशी पर पूरा यकीन था। पर दूसरी ओर हम अमागी को देखते हैं और इसे ये शक होता है कि मास्टर यासुशी असल में कोई महान तलवारबाज नहीं है। वैसे दोस्तों लियाम ने अमागी पर ही ये जिम्मा सौंपा है कि वो इस नाइट रोबोट को पूरा रिपेयर करवाए। जिसके बाद अगले दिन 7th वेपन फैक्ट्री से RAD डिवीजन की न्यास कार्लन आती हैं लियाम के नाइट रोबोट को रिपेयर करने के लिए। लेकिन जैसे ही न्यास लियाम की मेड अमागी जो कि एक AI रोबोट है उसे देखती है, वो उसके दीवानी होने लगती है क्योंकि अमागी को बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। सर लियाम, आपने इन सेटिंग्स को चुनने में बहुत दिमाग लगाया होगा, है ना? वैसे मैं इसकी प्राइवेट पार्ट्स की सेटिंग भी देखना चाहती हूँ। और उसे रोकते हुए लियाम कहता है मैंने उसके प्राइवेट पार्ट्स अपने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर चुने। जिसके बाद लियाम इन सब को अपने नाइट रोबोट एविड के पास लेकर आता है। इसे बीक न्यास कहती है इसे रिपेयर करवाने का कोई फायदा नहीं है, इसे भंगार में बेच दो। पर लियाम उसकी बात नहीं मानता। वो कहती है कि इसे रिपेयर करने में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा क्योंकि इसके पार्ट्स बहुत पुराने हैं जिन्हें ढूंढने में बहुत मेहनत लगेगी। पर लियाम कहता है कि चाहे कुछ हो जाए मुझे ये नाइट रोबोट रिपेयर करवाना है, साथ ही मुझे इसमें एक फिनिशर भी ऐड करवाना है, बिल्कुल रॉकेट पंच की तरह। पर न्यास को उसकी बात समझ ही नहीं आई। तभी यहाँ पर मास्टर यासुशी आते हैं, लेकिन न्यास को देखते ही उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो आकर न्यास से बात करने की कोशिश करते हैं पर न्यास उन्हें इग्नोर करते हुए लियाम से कहती है कि वो जिस तरह का हथियार बनवाना चाहता है वैसे हथियार बनते नहीं है, लाइक रॉकेट पंच। सो यासुशी फिर से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं पर फिर से उन्हें इग्नोर करते हुए न्यास लियाम से कहती है कि रॉकेट पंच जैसी कोई चीज नहीं होती। यासुशी फिर कहते हैं मोहतरमा क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलना चाहेंगी? पर वो उन्हें फिर से इग्नोर करते हुए लियाम के साथ इसी मुद्दे पर बहस करने लगती है कि रॉकेट पंच जैसी कोई चीज बनाने के लिए बहुत ज्यादा बजट लगेगा। लियाम कहता है जितना चाहे उतना लग जाए, मुझे परवाह नहीं। पर यासुशी को यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो देखते हैं कि लियाम उस लड़की के कितने करीब है जिससे उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया। और फिर लियाम की ट्रेनिंग के दौरान वो लियाम के ऊपर कुछ इस प्रकार गुस्सा उतारते हैं। लियाम को आंखें बंद करके इन बॉल से बचना पड़ रहा है, वो भी पानी के ऊपर। यासुशी कहते हैं कि अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश करो, इन फिजिकल लिमिटेशंस को तोड़ते हुए अपनी असली ताकत को पहचानो। वो फिर से लियाम पर हमला करते हैं, मन में ये कहते हुए उस लड़की के बहुत करीब जा रहा था ना तू, ये ले लेट। दूसरी ओर अंतरिक्ष में हम पायरेट्स की स्पेसशिप्स को देखते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि पायरेट लीडर गोआस ने प्रिंसेस और उनके सभी साथियों को बंदी बना लिया है। गोआस कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो तो प्रिंसेस क्रिस्टियाना, तुम्हारा चेहरा देख मैं बहुत बेताब हो रहा हूँ। जिसके बाद वो क्रिस्टियाना को एक जगह पर लेकर आता है जहां पर एक साइंटिस्ट एक अजीब सी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और अगले ही पल में क्रिस्टियाना के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट जिस अजीब से क्रीचर पर रिसर्च कर रहा था वो एक लड़की थी, पर उसके एक्सपेरिमेंट से उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। गोआस कहता है कि उसे फेंक दो, ये रही मेरी नई बैट। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट क्रिस्टियाना को वहीं कैद कर लेता है। गोआस कहता है कि अब तुम इसके साथ अपना एक्सपेरिमेंट करो और कोशिश करना कि तुम इसके साथ जो भी करो ये हर एक चीज देखे। दोस्तों यहाँ पर क्रिस्टियाना वहां मौजूद कुछ टैंक्स में कुछ और लड़कियों को देखती है जिन पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और उन्हें देख वो चिल्ला पड़ती है। अब इसके बाद हमें फिर से इस बार का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये आदमी आपस में बात कर रहे हैं कि हमारे लॉर्ड के आने के बाद से चीजें कितनी ज्यादा बदल रही हैं और हमारे डोमेन की कितनी ज्यादा तरक्की हो रही है। तभी ये बुढ़ा बताता है कि जब इसके दद्दू जिंदा थे उस टाइम पर हालात आज से भी ज्यादा बेहतर थे। ये लड़की कहती है कि काश हम भी जल्द से जल्द उन अच्छे हालात को देख पाएं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि न्यास इस नाइट रोबोट एविड को रिपेयर कर चुकी है। इस रोबोट को देख ब्रियान कहता है इसे देख तो मुझे उन दिनों की याद आ गई जब चारों ओर हमारा परचम लहराया करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि न्यास लियाम को उस रोबोट में बैठाते उसे कंट्रोल्स बताने लगती है और अब लियाम इसका इंजन स्टार्ट करता है। न्यास ने इस रोबोट में ऐसा सिस्टम लगाया कि इस रोबोट को लियाम के अलावा कोई और चला ही नहीं सकता। फिर लियाम इसे चलाने की कोशिश करता है पर वो ऐसा कर नहीं पाता। इसके कंट्रोल सीखने में उसे काफी वक्त लगेगा। लेकिन इसके बाद लियाम एविड को आगे बढ़ाता है जो देख ब्रियान रोते हुए कहता है मास्टर लियाम मास्टर एलिस्टियर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वैसे इसके बाद लियाम एविड को उस बेसमेंट के बाहर लेकर आता है। लियाम के पास बैठी न्यास उसे सब कुछ बता रही थी। इस नाइट रोबोट में एक ऐसी भी सेटिंग है कि तुम्हारी विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग है ये रिएक्ट करेगा। पर क्योंकि न्यास लियाम के बहुत करीब थी लियाम का ध्यान उसी पर जा रहा था। अब उसके दिमाग
दिमाग में कैसे ख्याल आएंगे तुम जानते हो, और इसीलिए नाइट रोबोट लियाम के विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये ऐसी हरकत करने लगता है। तुम जानते हो ये क्या है। नियाज भी ये बात तुरंत समझ जाती है और ये देख मास्टर यासुशी कहता है, लियाम तुम वहां मिस नियाज के साथ क्या कर रहे हो। ब्रियान भी रोते हुए कहता है कि मुझे ये सब क्या देखना पड़ रहा है, वो मास्टर एलिस्टियर ये रोबोट कैसी हरकतें कर रहा है यार, खुद देखो। वहीं नियाज तो लियाम से घबराने लगी है, जिसके बाद गुस्से में बौखलाया हुआ यासुशी लियाम की ये वाली ट्रेनिंग कराता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी प्रैक्टिस करने के बाद भी लियाम अब तक वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक नहीं सीख पाया। इसीलिए लियाम को लगने लगता है कि उसमें टैलेंट ही नहीं है। पर हम आगे उससे कहती है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि आप में जरा से भी कमी है, बल्कि मास्टर यासुशी के सिखाने का तरीका ही मुझे गलत लगता है। पर लियाम मन में कहता है कि मास्टर यासुशी के सिखाने का तरीका गलत है, नहीं शायद मैं ही उस तरीके को अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट, मैं भूल कैसे गया कि इस दुनिया में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है और ये तलवार भी बिल्कुल उस नाइट रोबोट की तरह है जिसका इस्तेमाल करते वक्त हमें विजुअलाइज करना पड़ता है। यानी कि अब मैं तलवारबाजी में मैजिक का भी इस्तेमाल करूंगा। जिसके बाद लियाम हर दिन तलवारबाजी के साथ मैजिक की भी प्रैक्टिस करने लगता है और ऐसे ही एक लंबा वक्त गुजर जाता है। लियाम अब पहले से काफी बड़ा हो चुका है और यहाँ वो अपने मास्टर यासुशी को अपनी टेक्निक दिखाने वाला है। लियाम अपनी तलवार निकालकर उसे मैजिक के साथ यूज करता है और एक मोटे लकड़े को काट देता है, जो देख यासुशी के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। लियाम पूछता है, क्या मैं आपकी परीक्षा में पास हुआ मास्टर? पर यासुशी मन में सोच रहा था, पास? अरे मैं तो तुमसे झूठ बोल रहा था, पर तुमने तो सच में इस टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन यासुशी यहाँ कहता है, न्यामम तुमने मेरी टेक्निक सीख तो ली है, पर तुम अभी तक इसमें मास्टर नहीं हुए हो, इसीलिए कोशिश करना कि खुद पर घमंड ना करने लगो। अब यासुशी यहाँ से जा रहा था, पर वो अभी भी बहुत घबरा रहा था। अब इसके बाद हम लियाम को अंतरिक्ष में देखते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि इनके बर्नफेल्ड डोमेन में सिर्फ इनके पास एक ही प्लैनेट बचा है जिस पर कोई कर्जा नहीं है, प्लैनेट माइकी। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि इस प्लैनेट पर माइनिंग वगैरह करना बहुत मुश्किल है। पर पायरेट्स इस प्लैनेट पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए वो लगातार हमारी सेना पर हमले कर रहे हैं। इसीलिए लियाम ने तय किया है कि वो उन पायरेट्स से जाकर लड़ाई करेगा। और यहाँ पर आमाग्यू से एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बताती है और फिर लियाम कहता है, अब मैं जाकर उस प्लैनेट को बचाऊंगा। और जब ब्रियान उसे रोकने की कोशिश करता है तो लियाम कहता है कि मेरी चीजों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिसके बाद लियाम अपने नाइट रोबोट एबेट में बैठ जाता है। आमिगी आगे कहती है, मास्टर हम आपको उस प्लैनेट पर लॉन्च करने के लिए तैयार है। जिसके बाद लियाम को उस प्लैनेट पर लॉन्च कर दिया जाता है। लियाम तेजी से इस प्लैनेट पर आता है जहाँ पर पायरेट्स हमले किए जा रहे थे और लियाम की सेना यहाँ हार रही थी। पर अचानक ही आसमान से उन पर हमला होता है और अगले ही पल में लियाम यहाँ आ जाता है। वो इन पायरेट्स के रोबोट्स को खत्म करने लगता है। जब दो रोबोट्स उस पर हमला करने आते हैं, वो एक ही बार में उन दोनों को काट देता है। दोस्तों, लियाम अपनी मन की आंखों से अपने पीछे भी देख सकता है। जिसके बाद लियाम एक बजूका का समन करता है। ये है राइफल बीम, और वो इससे इन पायरेट्स पर हमला करता है और बहुत तेजी से बहुत सारे रोबोट्स को खत्म कर देता है। और क्योंकि लियाम के पास इतने खतरनाक हथियार थे, इसीलिए पायरेट्स डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ लियाम पर हमला करेंगे। लेकिन लियाम यहाँ पर अपनी वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक का यूज करता है और बहुत दूरी से ही एक ही बार में बहुत सारे रोबोट्स को काट देता है। इन्हें समझ नहीं आता कि इतनी दूरी से भी इन पर हमला कैसे हो गया, इसीलिए यहाँ से भागने लगते हैं। पर लियाम अब अपने आखिरी हमले का यूज करता है, द रॉकेट पंच, और उसके ऐसा करते ही एक बहुत ही बड़ा मुक्का समन होता है और ये बिल्कुल किसी मिसाइल की तरह लग रहा है। और इसके बाद ये रॉकेट पंच दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लियाम कहता है कि ये कैसा रॉकेट पंच है, ये पंच कम और मिसाइल ज्यादा है। सो न्यास कहती है, पर इस तरह ये और भी ज्यादा पावरफुल है। पर तभी आमागी बताती है कि वो सिर्फ 10% पायरेट्स को ही कैप्चर कर पाए हैं, बाकी 30% खत्म हो गए और 60% भाग निकले। लियाम कहता है, कोई बात नहीं, फिर भी तुमने बहुत अच्छा काम किया। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में पायरेट लीडर गोवास कहता है कि क्या हमारे आदमी हार कर वापस आ गए हैं? अरे उन्हें भागने की बजाय वहीं युद्ध भूमि पर अपनी जान दे देनी चाहिए थी। अब लोगों की नजरों में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि हम दुश्मन से डरकर भाग आए? नहीं, जितने भी पायरेट्स भाग कर आए हैं उन सभी को खत्म कर दो। और अब मुझे लगता है कि मुझे अब थोड़े मजे कर लेने चाहिए। और यहाँ पर हमें ये एक इंसान देखने को मिलता है जिस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। जिसके बाद हमें लियाम की स्पेसशिप दिखाई जाती है। आमगी कहती है, मास्टर मैं आपको बधाइयां देना चाहती हूँ क्योंकि आप अपनी पहली लड़ाई में विजय हुए हैं। दोस्तों, लियाम ने अपने प्लैनेट माइकी को पायरेट्स के चंगुल से बचा लिया है। साथ ही उन्हें पायरेट्स की जो शिप मिली है, अब उन पर भी इन्हीं का अधिकार होगा। लेकिन दोस्तों, लियाम को पायरेट्स की शिप से कोई खजाना नहीं मिलता, लेकिन ये शिप कई प्रकार की कीमती धातुओं से बनी है। मगर फिर भी इस पर लियाम का जरा भी इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि उसे तो हीरे जवाहरात चाहिए थे। सो आमागी उसे बताती है कि इस दुनिया में हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती ऑरिकम एंड स्कारलेटाइट जैसे मेटल्स होते हैं। लेकिन फिर भी लियाम कहता है कि नहीं, उसे ऐसी मेटल्स नहीं बल्कि सोना चाहिए। ब्रियान बताता है कि उस पायरेट शिप में थोड़ा बहुत सोना भी था। सो लियाम कहता है कि उस सारे सोने को गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट कर दो और बाकी की जो कीमती धातुएं हैं उनसे हथियार बनवा लो।
ब्रियान बताता है कि इनके बर्न डोमेन में कोई भी माहिर हथियार बनाने वाला नहीं है। लेकिन तभी आमागी लियाम को एक इशू के बारे में बताती है। इस वक्त बर्न हाउस के पास मुश्किल से 10,000 बैटल शिप्स होंगी, लेकिन इन सभी में से 30% बैटल शिप्स पर हमेशा रिपेयरिंग का काम चलता रहता है और ये सिर्फ 2,000 बैटल शिप्स का ही इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए पायरेट्स की नजरों में बर्न हाउस एक शक्तिहीन नोबल्स का घराना है। लेकिन लियाम ने नाइट रोबोट एबिट में बैठकर पायरेट्स को बहुत बुरी तरह से धूल चटाई है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इनकी 70% बैटल शिप्स सिर्फ और सिर्फ कबाड़ है। इसीलिए आमागी सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम उन सभी बैटल शिप्स को नष्ट कर दें जो काम की नहीं है। जो सुन ब्रियान कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी घराने की ताकत का फैसला ये बात करती है कि उनके घराने के पास कितनी सारी बैटल शिप्स हैं। सो लियान कहता है लेकिन उन चीजों पर पैसे लगाने का क्या फायदा जिनसे हमें कुछ प्रॉफिट ही ना हो। तभी आमागी कहती है कि हमें पायरेट्स के पास से जो रेयर मटेरियल्स मिले हैं हम उन्हें बेचकर अच्छी खासी मात्रा में ऐसी सेकंड हैंड बैटल शिप्स खरीद सकते हैं जो हमारी खराब बैटल शिप से बेहतर हालत में रहेंगी। ब्रियान तो इसके लिए साफ तौर पर मना कर देता है, पर लियाम को आमागी की बातें बिल्कुल सही लगती हैं। वो आमागी से उसका काम करने को कहता है। अगले सीन में हम नियांस को देखते हैं जो सभी को अपनी 7th वेपन फैक्ट्री की नई बैटल शिप दिखाने वाली है। और यह है वो लाजवाब बैटल शिप जिसकी काबिलियत दूसरी बैटल शिप से कहीं ज्यादा है और इसे नई टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया है। अगर आपको हमारी ये नई बैटल शिप पसंद आई हो तो प्लीज इसे खरीदने के बारे में जरूर सोचिएगा। जिसके बाद 3rd वेपन फैक्ट्री की फर्स्ट लेफ्टिनेंट यूलिसिया मोरिसिक लिखाई जाती है और इसके बाद ये मोहतरमा भी अपनी 3rd वेपन फैक्ट्री द्वारा बनाई गई इस बैटल शिप को दिखाती है जिसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा शानदार है। यहाँ तक कि इसे इंपीरियल डिजाइन अवार्ड्स में 7 अवार्ड्स मिले हैं और अंदर से ये शिप बहुत ही ज्यादा आलीशान है, बिल्कुल किसी रिजॉर्ट की तरह। और इसके कंसोल पैनल्स को 3000 साल पुरानी लकड़ी से बनाया गया है और इसे कंट्रोल करना भी बहुत आसान है। और इस शिप में लगे वेपन्स इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि आप आसानी से अपने दुश्मनों को हरा देंगे। इसीलिए प्लीज आप इसे खरीदने के बारे में जरूर सोचिएगा। जिसके बाद एलग्रैंड एम्पायर के रॉयल नाइट कमांडर 3rd वेपन फैक्ट्री द्वारा बनाई गई बैटलशिप को खरीदने का फैसला करते हैं। लेकिन ये बात सुन निहास पूछती है कि हमारी बैटलशिप भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप इसे क्यों नहीं खरीद रहे हैं। सो यूलिसिया यहाँ कहती है कि किसी बैटलशिप को सिर्फ इसीलिए नहीं खरीदा जा सकता क्योंकि वो स्ट्रांग है, बल्कि ये बात भी बहुत मायने लगती है कि बैटलशिप की बनावट कैसी है। सो निहास कहती है कि ताकत के मामले में हमारी बैटलशिप तुम्हारी बैटलशिप से ज्यादा बेहतर है। जिस पर यूलिसिया कहती है कि किसी बैटलशिप की ताकत सिर्फ बैटलशिप पर नहीं बल्कि उसे चलाने वाले पर भी निर्भर करती है। कुल मिलाकर बात यह है कि 7th वेपन फैक्ट्री से 3rd वेपन फैक्ट्री आगे निकल चुकी है। अब वापस आते हुए निहास कहती है कि हमारी बैटलशिप की बैटल कैपेबिलिटीज तुम्हारी बैटलशिप से ज्यादा बेहतर है। सो यूलिसिया कहती है लेकिन जब तक तुम्हारी बैटलशिप्स को कोई खरीदेगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि ये तुम्हारी बैटलशिप से ज्यादा बेहतर है। जिसके बाद हम निहास को देखते हैं जो कि यूलिसिया पर, मेरा मतलब उसके इस इल्यूजन पर अपना गुस्सा उतार रही थी और इसके बाद वो सोचने लगती है कि ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक इनकी बैटलशिप को कोई खरीदेगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि इनकी बैटलशिप ज्यादा बेहतर है। लेकिन तभी उसके जहन में लियाम आता है। जिसके बाद हम इन महाशय को देखते हैं। मैं गाइड हूँ और मुझे नेगेटिव इमोशंस कलेक्ट करना बहुत पसंद है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और यहाँ वो अपने इस लेवल को पार करने ही वाला है, लेकिन गलती से उसकी बिल्ली सारा गुड़ गोबर कर देती है जिससे बेचारे को आघात पहुंचता है और इसका ये नेगेटिव इमोशन खाकर गाइड को बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ गाइड और मैं इंसानों की नेगेटिव इमोशंस खाकर जिंदा रहता हूँ और अब तक तो उसके भी नेगेटिव इमोशंस काफी ज्यादा बढ़ चुके होंगे। आखिर उसके ऊपर इतना सारा कर्जा जो है, उसकी नेगेटिव इमोशंस खाने में मजा आएगा। लेकिन लियाम के राज्य में पहुंचकर गाइड बहुत हैरान होता है क्योंकि लियाम के राज्य में बहुत तेजी से तरक्की हो रही है। जैसा गाइड को लगता था उसका टोटल उल्टा हुआ है। उसे लगता था कि लियाम पहले से ही बर्बाद था, अब और बर्बाद हो चुका होगा, लेकिन यहाँ तो तरक्की हो रही है। और उस आदमी का क्या हुआ जो लियाम का टीचर बनकर आया था? वो तो एक कमीना था जो लियाम को बेवकूफ बना रहा था। जिसके बाद हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये ताऊ और आदमी हमेशा की तरह बातें कर रहे थे कि इनके लॉर्ड लियाम ने कुछ पायरेट्स को पकड़ा है। सच में हमारा राज्य कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। मगर दोस्तों यहीं पर यासुशी था जो शराब पी रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस टेक्निक के बारे में उसने लियाम से झूठ बोला था, आखिर लियाम ने वो टेक्निक असल में परफॉर्म कैसे कर ली। ये मोहतरमा यहाँ पूछती है, आप तो बहुत खुश होंगे ना कि आपका स्टूडेंट इतनी तरक्की कर रहा है। लेकिन वो कहता है कि वो लड़का मामूली नहीं है। अदृश्य होकर गाइड भी यहाँ इनकी बातें सुन रहा था। जिसके बाद हम लियाम को देखते हैं जो द वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। वो यहाँ अमागी से पूछता है, क्या मैं अब तक मास्टर यासुशी के लेवल के थोड़े भी नजदीक पहुंच पाया हूँ? वो कहती है, मुझे लगता है कि आप यासुशी जितने ही बेहतर हैं। लेकिन लियान कहता है कि नहीं, मेरे मास्टर कमाल के हैं। मैं तो एक ही बार में बस 4 लकड़ों को काट पाया, लेकिन वो एक ही बार में 100 को काटने की काबिलियत रखती हैं और मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनके लेवल तक पहुंच कर दिखाऊंगा। यही सब देख गाइड हैरान होता है कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग, माय ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग। दूसरी ओर कयाम सोच रहा था कि जब सब उसे छोड़कर चले गए
और उसे पता चला कि उस पर इतना कर्जा है, तब उसे लगा कि उसकी ये ज़िंदगी भी बहुत बेकार होने वाली है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अब धीरे धीरे सारी चीज़ें सही होती जा रही हैं। मुझे लगता है कि यही होना मेरी किस्मत में लिखा था और मैं इन सब का श्रेय गाइड को देना चाहूँगा, जिसने मुझे इस दुनिया में रीइनकार्नेट किया। लेकिन दूसरी ओर गाइड तिल तिल करके तड़प रहा था। अरे उसने सोचा था कि वो लियाम की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा और फिर आराम से उसके नेगेटिव इमोशंस खाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग ही हो रहा है। गाइड कहता है मैंने तो उसे इस दुनिया में दर बदर भटकने के लिए रीइनकार्नेट किया था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में इतना सुकून कैसे है? चाहे कुछ हो जाए, मैं इसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रहूँगा। दूसरी ओर आमागी ब्याम से कहती है कि मास्टर, हम इंपीरियल फ्लॉट के यूज्ड बैटलशिप्स को खरीद सकते हैं क्योंकि वो नई बैटलशिप्स खरीद रहे हैं, इसीलिए वो हमें अपनी पुरानी बैटलशिप्स बेचने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। हमें उनके ऐसे सोल्जर्स जो रिटायर होने वाले हैं या फिर जो विकलांग हो चुके हैं उनका ख्याल रखना होगा। लेकिन आमागी को यहाँ लगता है कि वो सोल्जर्स इनके बहुत काम आ सकते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, इसीलिए लियाम अब उनकी शर्त मान लेता है। लेकिन ये सब जानने के बाद गाइड यहाँ अब एक चाल चलने वाला है। वो ऐसे सोल्जर्स को भेजेगा जो ईमानदारी की राह पर चलते हैं, और जब वो लियाम को गलत काम करते हुए देखेंगे तब वो युद्ध छेड़ देंगे। दूसरी ओर हम यासुची को देखते हैं जिन्हें अत्यधिक शराब पीने की वजह से हैंगओवर हो रहा था, लेकिन तभी इन्हें कुछ आवाज़ आती है। ये तुरंत अच्छे से बैठ जाती है। इनसे मिलने के लिए नियाज आई है, जिसके बाद नियाज इनसे कहती है, मास्टर यासुची, आपने इतने कम वक्त में मास्टर लियाम को एक माहिर योद्धा बना दिया है, आप सच में कमाल के हैं। नियाज की बातों से यासुची को लगता है कि वो उससे प्यार करने लगी है, शादी की बात करने आई है शायद। लेकिन नियाज तो यहाँ अपने काम की वजह से आई है ताकि यासुची के कहने पर लियाम नियाज की बात सुने। यासुची यहाँ कहता है, तुम मुझसे कहने आई हो, साफ साफ कहो, क्योंकि यासुची को तो ये लग रहा था कि नियाज उसे प्रपोज करने वाली है। वहीं नियाज यहाँ सोचती है कि अगर वो मास्टर यासुची से अपना काम करवाना चाहती है तब उसे मास्टर यासुची को खुश करना होगा। नियाज कहती है, मैं आपसे ये बात कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब तो यासुची को पक्का यकीन हो जाता है। यासुची तो बच्चों के नाम तक सोच लेता है। अब यहाँ झुककर नियाज पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। यासुची कहता है, तुम्हें एक टाइट स्कर्ट पहननी चाहिए, छोटे काले रंग की स्कर्ट जो कि किसी भी मर्द का ध्यान डगमगा दे। दोस्तों, यहाँ पर मास्टर यासुची ने फ्लो में आकर वो सारी बातें बता दी हैं जो इनके दिल में जवानी से दबी हुई हैं। और अब यहाँ नियाज कहती है, मुझे राह दिखाने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद नियाज आती है लियाम से मिलने के लिए एक ब्लैक मिनी स्कर्ट पहनकर। अब नियाज को इतने तड़कते भड़कते अंदाज में देखकर लियाम कहता है, मैं समझ चुका हूँ कि तुम मुझे कुछ बेचने के लिए आई हो, क्या बेचना है? नियाज कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी लेटेस्ट बैटलशिप खरीदें। पर लियाम साफ तौर पर इनकार कर देता है क्योंकि उसने कुछ वक्त पहले ही इंपीरियल नाइट्स की यूज्ड बैटलशिप्स खरीद ली हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नियाज यहाँ से जाती नहीं और अपनी बैटलशिप लियाम को दिखाने लगती है। लियाम कहता है कि तुम इन्हें इंपीरियल नाइट्स को क्यों नहीं बेच देती? नियाज बताती है कि इंपीरियल नाइट्स ने इन्हें खरीदने से मना कर दिया और अगर आप इन्हें खरीदने के लिए तैयार हो जाएं तो हम इन्हें आपको बहुत सस्ते में बेच देंगे। लियाम कहता है, मुझ पर पहले ही बहुत कर्जा है। लेकिन तभी नियाज अपने अल्टीमेट वेपन, अपनी पड़ी का इस्तेमाल करती है। लेकिन ये हरकतें देख लियाम को अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाती है। उसकी बीवी किस तरह अट्रैक्टिव अंडरगारमेंट्स पहनती थी लियाम के बॉस के साथ अफेयर करने के लिए। नियाज बहुत प्यार से कहती है कि मेरी ओर देखो ना भाई, ये लड़की अपना पूरा फिगर दिखा रही है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। लेकिन हमारा लियाम तो ठहरा सख्त लौंडा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नियाज की ऐसी हरकत से बचने के लिए वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बैटलशिप खरीदने को तैयार हूँ। आमागी चेक करने लगती है कि इनका बजट कितना है। मास्टर, हम 300 बैटलशिप्स तक खरीद सकते हैं। ये बात सुन नियाज बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की वजह से बेचारी गिर पड़ती है। यही देख लियाम कहता है, ये खूबसूरत तो है पर बेवकूफ भी। अगली सीन में हम देखते हैं कि नियाज किसी को बता रही थी कि अब इनकी 300 बैटलशिप्स बिक जाएंगी। नियाज कहती है कि उसने अपनी सिडक्शन पावर का यूज किया है और दोस्तों ब्रियान चुप कर यही सब सुन रहा था। क्या मास्टर लियाम आप इस हनी ट्रैप में फंस गए? और वहीं खड़ा यासुची ये सुन मन में कहता है कि इस नियाज ने वो सारी चीजें लियाम के साथ की और इसी वजह से अब वो गुस्से की आग में जलने लगता है। दूसरी ओर लियाम तो अपना टाइम मस्त एंजॉय कर रहा था। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि काफी
सारी बैटलशिप समन होकर आ रही थी। दोस्तों, ये वही 300 बैटलशिप्स हैं जिनका ऑर्डर लियाम से नियाज ने लिया था। तभी ब्रियान आकर बताता है कि इंपीरियल नाइट से इन्होंने जो सेकेंड हैंड बैटलशिप्स खरीदी थी वो भी डिलीवर होकर आ चुकी हैं। जिसके बाद आमागी बताती है कि इंपीरियल नाइट्स ने हमें क्वांटम इनवॉइस भेजी है, इसीलिए अब लियाम को इस पर अपने क्वांटम सिग्नेचर कर देने चाहिए। लियाम कहता है क्वांटम अंगूठा लगा दूं, चलेगा? लेकिन यहाँ बेचारे लियाम का ये क्वांटम मजाक नहीं चलता। अगले सीन में हम यासुजी को देखते हैं, जिसे लियाम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि लियाम ने नियाज को उसके साथ वैसी हरकतें करने के लिए मजबूर किया होगा। आखिर वो उस लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है जिस पर मेरा दिल आ चुका है? और इसीलिए यासुजी गुस्से में कहता है इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। यही सब देख गाइड कहता है बिल्कुल सही, उसे कभी माफ मत करना, वो अपनी अच्छी किस्मत की वजह से कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है। मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम उसके साथ कितना बुरा करोगे। दूसरी ओर अंतरिक्ष में हम लियाम को 7th वेपन्स फैक्ट्री की इस नई बैटलशिप में देखते हैं, जिसका नाम है द ऐश वाइपर। इस बैटलशिप को अंदर से देख लियाम कहता है वास्तव में ये इतनी ज्यादा लग्जरियस नहीं है। सो नियाज कहती है लग्जरियस होने के अलावा इस बैटलशिप में सारी खूबियां हैं। एक बार इस बैटलशिप के फ्यूल की टंकी पूरी भरवाने के बाद आप 5000 स्पेस क्लूज का सफर तय कर सकते हैं। इसके अलावा वो उसे और भी कई सारी बातें बताती है और फिर कहती है अब हमें आखिर में बस आपके सिग्नेचर की जरूरत है और उसके बाद तो आप इन्हें भी दबा सकते हैं। लेकिन लियाम को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। नियाज कहती है मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए, क्या आप मुझे कुछ पायलट शिप्स दे सकते हैं? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। नियाज कहती है कि प्लीज थोड़ी तो दे ही दीजिए। लेकिन आमागी यहाँ लियाम को एक सजेशन देती है, एक सौदे का सजेशन, और नियाज इस सौदे के लिए मान जाती है क्योंकि वो पायरेट शिप्स को अच्छे से स्टडी करना चाहती है कि आखिर वो पायरेट शिप्स किस टेक्नोलॉजी से बनती हैं। उन्हें बनाने के लिए एक अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ये बात सुन लियाम थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और पायरेट शिप में जाने का फैसला करता है, जिसके बाद ये तीनों आते हैं पायरेट शिप में। दोस्तों, आज नियाज पहली बार किसी पायरेट शिप को इतनी नजदीक से देख रही थी। दोस्तों, इस पायरेट शिप को चलाने के लिए इस तरह का जहाज वाला कंट्रोलर था। लियाम कहता है कि उसे एक ऐसा ही कंट्रोलर अपनी बैटलशिप में भी चाहिए। नियाज कहती है कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि इन्हें कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। लियाम कहता है अगर एक मर्द को कोई चीज पसंद आ जाती है तब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज उसके काम की है या नहीं, वो उसे हासिल करके रहता है। नियाज देखती है कि इस शिप का जो सिस्टम है वो काफी डिफरेंट है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बिल्कुल अलग है। लेकिन तभी लियाम की नजर किसी चीज पर पड़ती है। आमागी पूछती है कि क्या हुआ मास्टर? लियाम बताता है कि उसने कुछ देखा। तभी फिर से उसकी नजर उसी चीज पर पड़ती है। लियाम उसके पीछे जाता है और वो एक दरवाजे के पास पहुंचता है। वो अंदर जाकर देखता है कि ये कौन सी जगह है। आमागी बताती है कि ये शायद से नेविगेशन रूम है। लेकिन तभी लियाम के पैरों के नीचे कुछ चमकता है। दोस्तों, ये इस शिप का रिकॉर्डेड डेटा है, यानी अब तक ये शिप जहां पर भी गई है इस डेटा में वो जानकारी है। आमागी बताती है कि ये शिप एल ग्रैंड एम्पायर के चारों ओर घूमती रहती है, लेकिन कभी कभार ये एक वॉल्व गेट के जरिए एम्पायर के बॉर्डर एरिया के अंदर भी चली जाती है और उसके बाद एक छोटे से वॉर्प गेट के जरिए ये एम्पायर से बाहर भी चली जाती है। और दोस्तों, जिस एरिया में ये पहुंचती है उस एरिया में शुरुआत से ही युद्ध होते आए हैं। और दोस्तों, ये एरिया एम्पायर के कंट्रोल से बाहर का एरिया है। आमागी देखती है कि इन पायरेट्स की ये पैटर्न में वॉर्प गेट्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और इनका ये जो पैटर्न है वो काफी अजीब है। लियाम कहता है कि इनके इस पैटर्न में शायद से वो कोई ऐसी जगह है जहां ये पायरेट्स कुछ छुपाए हुए हैं। शायद से वो इन पायरेट्स का ट्रेजर आइलैंड है जहां पायरेट्स अपना कीमती खजाना छुपाते होंगे और इसीलिए लियाम अब इस आइलैंड पर जाने का फैसला करता है। दूसरी ओर हमें पायरेट्स बैटलशिप दिखाई जाती है जहां जो पायरेट्स लियाम से बचकर भाग कर आए थे वो अपने बॉस को बताते हैं कि उन पर हमला बैनफील्ड परिवार ने किया था। जोजॉन गोवास कहता है कि उसके पायरेट्स को एक टुच्ची सी नोबल फैमिली ने हरा दिया। हम इस बैनफील्ड परिवार को नष्ट कर देंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना थोड़ी आतिशबाजी हो जाए। और इसके बाद गोवास उन पायरेट्स को खत्म कर देता है जो लियाम से बचकर भाग कर आए थे। जिसके बाद गोवास कहता है सभी शिप्स को पाल्मोनिया वॉर्प गेट की ओर लेकर चलो। दूसरी ओर हम लियाम और उसकी बैटल शिप्स को देखते हैं और ये सभी डोमस वॉर्प गेट तक पहुंच चुके हैं और इस वॉर्प गेट का इस्तेमाल करके ये सभी पाल्मोनिया वॉर्प गेट तक पहुंचेंगे। मगर तभी आमागी बताती है कि डोमस वॉर्प गेट इन्हें अंदर नहीं आने दे रहा। तभी एक ऑफिसर इन्हें बताता है कि इस वॉर्प गेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको टोल फी देनी पड़ेगी। 7000 बैटल शिप्स को पाल्मोनिया गेट तक पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा टोल फीस लगेगी। और दोस्तों, क्योंकि बैनफील्ड परिवार बहुत ज्यादा कर्जे में था इसीलिए ये ऑफिसर इन्हें एडवांस में पैसे देने को कहते हैं और अगर उनके पास इस वक्त पैसे नहीं हैं तो इन्हें किसी जानी मानी हस्ती से अपने लिए एक लेटर लिखवा कर आना होगा। लेकिन आमागी बताती है कि इस वक्त इनके पास ऐसी कोई भी जानी मानी हस्ती नहीं है जो इन पर भरोसा करती हो। लियाम कहता है
हम वापस लौटते ही टोल फी दे देंगे। लेकिन ऑफिसर कहता है कि एक बार अंदर जाने के बाद अगर तुम सब पर पायरेट्स ने हमला कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लियाम कहता है कि हमें दूसरी ओर जाना ही होगा क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में मेरा बहुत खर्चा हो चुका है। जिसके बाद लियाम डिसाइड करता है कि वो उस ऑफिसर के साथ एक मीटिंग करेगा। दूसरी ओर सभी पायरेट्स पल्मोनिया वर्ब गेट तक पहुंच चुके हैं। यहाँ गोवास एक ऑफिसर से कहता है हमें डोमोस वर्ब गेट तक पहुंचना है, जिसके लिए वो ऑफिसर मान जाता है और अपनी पेमेंट करने के बाद गोवास की सभी बैटलशिप्स वर्ब गेट के अंदर जाने लगती हैं। दूसरी ओर लियाम इन महाशय के साथ मीटिंग करने के लिए आ चुका है। ऑफिसर कहता है तो आप यहाँ पर पैसे देने आए हैं। लियाम कहता है मैंने बोला ना हम वापस आते ही पेमेंट कर देंगे। लेकिन ऑफिसर कहता है कि पेमेंट के बिना हम आपको आने दे सकते। लियाम नाटक करके कहता है मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ऑफिसर कहता है इतनी सारी बैटलशिप्स के साथ माँ को देखने के लिए जाना है। लियाम कहता है कि वो अपनी माँ को दिखाना चाहता है कि उसने अपने शासनकाल में कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बाद भी वो ऑफिसर नहीं मानता। लियाम कहता है अरे प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। लेकिन तभी ऑफिसर को एक मैसेज मिलता है, इसीलिए उसे अर्जेंट में जाना पड़ता है। लियाम सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए कि तभी उसे फिर से कुछ महसूस होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो ऑफिसर्स थे वो पल्मोनिया वर्ब गेट को डोमोस वर्ब गेट के साथ कनेक्ट कर रहे थे, जिससे पायरेट्स की बैटलशिप्स आसानी से यहाँ से टेलीपोर्ट होने लगती हैं और ये सभी जा रहे हैं बैनफील्ड परिवार को खत्म करने के लिए। दोस्तों ये सभी बैटलशिप्स डोमोस वर्ब गेट तक 30 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगी, लेकिन 30 मिनट के बाद इनका आमना सामना लियाम की बैटलशिप्स के साथ होगा, क्योंकि डोमोस वर्ब गेट के सामने लियाम के बैटलशिप्स हैं। यानी कि ये सभी पायरेट सीधा एक कमजोर नोबल फैमिली के सामने अपीयर होंगे, जिसके बाद जो होगा वो हम सब जानते हैं। ये ऑफिसर कहता है हम नहीं जानते कि अभी अभी वर्ब गेट का यूज करके कौन कहाँ गया, अब हमारे ब्रेक का टाइम है, इसलिए अब जो होगा वो भी हम कुछ नहीं देखने वाले। जिसके बाद सभी ऑफिसर्स इस कंट्रोल रूम से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही इस कमरे में लियाम आ जाता है, जो उस कुत्ते जैसी परछाई का पीछा करते हुए यहाँ आ पहुंचा है। लियाम देखता है कि डोमोस गेट पल्मोनिया गेट से जुड़ा हुआ है। उसे लगता है कि उन ऑफिसर्स ने उसकी मदद करने के लिए इन गेट्स को सीक्रेटली जोड़ दिया है और वो सभी यहाँ से इसीलिए चले गए हैं ताकि यहाँ जो हुआ वो उन्होंने देखा ही नहीं, वो ऐसा नाटक कर सके। लेकिन वो देखता है कि ऑफिसर्स ने पल्मोनिया गेट को डोमोस गेट से जोड़ा है, ना कि डोमोस को पल्मोनिया से। शायद से उनसे गलती हो गई होगी, इसीलिए लियाम गलती सुधारने लगता है और उसके ऐसा करने से पायरेट्स के इस डायमेंशनल रास्ते पर इन्हें दिक्कत होने लगती है और फिर आधे रास्ते में ही पायरेट्स के डायमेंशन रास्ते की दिशा बदल दी जाती है और तभी आमागी लियाम को वापस आने को कहती है, क्योंकि इन्हें एक हस्ती से एक लेटर मिल चुका है। लियाम आकर पूछता है कि इनकी मदद आखिर किस नोबल ने की। आमागी बताती है कि इनकी मदद किसी नोबल ने नहीं बल्कि नियास ने की है, क्योंकि लियाम ने 7th वेपन्स फैक्ट्री की बहुत मदद की है। लियाम कहता है मदद के लिए शुक्रिया, आगे चलो आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद लियाम की सारी बैटलशिप्स आगे बढ़ना स्टार्ट होती हैं। ये सभी डोमोस गेट के जरिए पल्मोनिया गेट तक पहुंच जाती हैं। सभी शिप्स के पल्मोनिया गेट से बाहर निकलते ही ये ट्रेजर आइलैंड की ओर आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी ओर काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी गोवास की बैटलशिप्स अब तक डोमोस वर्ब गेट तक नहीं पहुंची हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इनकी बैटलशिप्स भी वर्ब गेट से बाहर निकल आती हैं। लेकिन दोस्तों ये डोमोस वर्ब गेट नहीं होता, ये सभी गलती से पहुंच चुके हैं इंपीरियल नाइट्स के ट्रेनिंग स्पेस में। जो बात जामान गोवास के होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर लियाम की सभी बैटलशिप शॉर्ट डिस्टेंस वर्ब का यूज करके ट्रेजर आइलैंड की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद ये सभी टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुंचते हैं। और दोस्तों ये लोग पहुंच चुके हैं ट्रेजर आइलैंड पर। हाँ यही है इनका ट्रेजर आइलैंड, लेकिन यहाँ पर लगभग 20,000 पायरेट शिप्स मौजूद हैं और लियाम के पास बस 7,000 बैटलशिप्स हैं। पर क्योंकि ये लोग अचानक ही यहाँ आ पहुंचे हैं तो ये लोग उन पायरेट्स के ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकते हैं, जिसके बाद सारी की सारी बैटलशिप्स अपनी कैनन्स को रेडी करती हैं और ये पायरेट्स के शिप्स के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देती हैं। और इसके बाद लियाम भी अपने नाइट रोबोट एविड में बैठकर लड़ने के लिए लॉन्च हो जाता है और वो आते ही पायरेट्स के नाइट रोबोट पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो उनके ऊपर मिसाइल से हमला करता है और उसके बाद वो इस्तेमाल करता है अपने रॉकेट पंच का, जिससे कई सारे रॉकेट पंच निकलकर सीधा पायरेट्स की शिप पर हमला करते हैं। यहाँ लियाम काफी सारे मल्टीपल अटैक कर रहा था, जिससे शायद पायरेट्स की मेन बैटलशिप टूट जाती है। देखकर लगता है कि शायद सभी पायरेट बैटलशिप्स तबाह हो चुकी हैं और अब जो भी टच्चे मुच्चे नाइट रोबोट्स बचे हैं उन्हें खत्म करने के लिए लियाम अपनी सेना के नाइट रोबोट्स को भेज देता है। और अब लियाम कहता है चलो अब अपनी ट्रेजर हंटिंग शुरू करते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें क्रिस्टियाना का पास्ट दिखाया जाता है, जहां होली किंगडम ऑफ लीवे में क्रिस्टियाना एक मिशन के बाद लौटी है। उसके माता पिता उसका स्वागत करते हैं। क्रिस्टियाना बताती है कि उसने सक्सेसफुली स्पेस पायरेट्स को इनके किंगडम से दूर भगा दिया है, जो सुन महाराज और महारानी यानी कि उसके माता पिता उसकी तारीफ करते हैं। तभी उसका भाई कहता है तुम तो मुझसे भी बहुत आगे निकल रही हो मेरी प्याली बहन। क्रिस्टियाना हंसते हुए कहती है आप ही कैसी बात कर रहे हो, आप तो होने वाले महाराज हो।
तभी उसकी छोटी बहन उसके पास आकर कहती है, दीदी मैं भी आपकी तरह एक प्रिंसेस नाइट बनना चाहती हूँ, आप मुझे तलवारबाजी सिखाओगे ना? वो कहती है हाँ बिल्कुल सिखाऊंगे, और वो इसका वादा भी करी है। लेकिन अगले ही पल में क्रिस्टियाना की आंखों के सामने उसका पूरा प्लैनेट तबाह होने लगता है। पायरेट्स ने उसके पूरे प्लैनेट पर तबाही मचा दी है। उनका जो महल है वो भी पायरेट्स के हमलों से ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा, और तभी उनके महल पर हमला हो जाता है जिससे पूरा महल तबाह हो जाता है, और इन सब की आंखों के सामने उनका पूरा साम्राज्य तबाह हो चुका था। और इसी तरह क्रिस्टियाना की आंखों के सामने उसका पूरा परिवार भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसका पूरा प्लैनेट ही तबाह हो जाता है, और यही देख गोवास बहुत हंसता है। और इसके बाद हमें इसी ट्रेजर आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। और दोस्तों, इस जगह पर प्रिंसेस क्रिस्टियाना और उसकी बैटलशिप की सभी लड़कियों को कैद करके रखा गया है। इन लड़कियों की हिम्मत तो पूरी तरह से टूट चुकी है। सो क्रिस्टियाना उन्हें हिम्मत देते हुए कहती है, हमारी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। लेकिन तभी वहां गोवास आकर कहता है, चलो शुरू करते हैं। क्रिस्टियाना कहती है, मैं एक प्रिंसेस हूँ, तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत होगी तो तुम बाकी सबको छोड़ क्यों नहीं देते? पर गोवास कहता है, अगर मुझे तुम सबको मारना ही होता तब मैं तुम सबको यहाँ क्यों लाता? लेकिन तुम्हारी बात सुन मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है, इसीलिए मैं एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम चुनो तुम किसे छुड़वाना चाहती हो। वैसे जल्दी करना क्योंकि ये ऑफर बस लिमिटेड टाइम के लिए है। सो अब यहाँ क्रिस्टियाना एक लड़की की ओर देखती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। क्रिस्टियाना कहती है, तुम तो उसे छोड़ने वाले थे ना? गोवास कहता है, पायरेट्स अपनी जुबान के पक्के नहीं होते। और इसके बाद ये पागल साइंटिस्ट काफी सारे खतरनाक औजारों के साथ उस लड़की पर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। क्रिस्टियाना कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन वो साइंटिस्ट उस लड़की के साथ अपना एक्सपेरिमेंट करने लगता है। क्रिस्टियाना चिल्लाकर कहती है कि प्लीज रुक जाओ। गोवास कहता है, अगर मैं अभी रुका तो उसकी जान चली जाएगी। और ये बात सुन क्रिस्टियाना उस लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनते हुए बेहोश हो जाती है। और फिर जब उसे होश आता है तब वो देखती है कि उस साइंटिस्ट ने उस लड़की के साथ क्या कर दिया है। ये देख क्रिस्टियाना के होश उड़ चुके हैं। गोवास कहता है, अरे ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम सबको अपने वफादार पेट्स में बदल दूंगा। क्रिस्टियाना पूछती है, आखिर तुम इतनी वाहियात चीजें क्यों कर रहे हो? गोवास कहता है, मजा आता है इसमें, कमजोरों को मौत से बदतर जिंदगी जीते हुए देखना अच्छा लगता है मुझे। और इसके बाद वो क्रिस्टियाना को भी इस कुर्सी पर बैठा देता है। क्रिस्टियाना बहुत ज्यादा घबराई हुई है, और जैसे ही वो डॉक्टर वहां आता है, क्रिस्टियाना रोते हुए कहती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। गोवास कहता है, क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो बड़ी हिम्मत दिखा रही थी। जिसके बाद वो डॉक्टर क्रिस्टियाना के कपड़े फाड़ने लगता है। और दोस्तों, शुरुआत से ही गोवास क्रिस्टियाना को इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए देखना चाहता था। इसीलिए उसने पहले उस लड़की पर एक्सपेरिमेंट किया, ताकि उस लड़की को ऐसी हालत में देख क्रिस्टियाना की हिम्मत टूट जाए। गोवास कहता है, तुम इसकी आंखें निकालकर इसके हाथों पर लगा देना, ताकि इसके साथ जो भी हो ये सब कुछ देख पाए। और तुम सब भी जरा ध्यान से देखो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी ही बारी है। और इसके बाद वो डॉक्टर अपना एक्सपेरिमेंट करता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जब लियाम ने पायरेट्स के ऊपर हमला कर दिया था। और यहाँ हम इस खौफनाक हालत में एक प्रिंसेस क्रिस्टियाना को देखते हैं। और यहाँ क्रिस्टियाना बार बार यही कह रही थी कि प्लीज मुझे मार दो। डॉक्टर कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम कैप्टन की फेवरेट हो, अभी तो तुम्हें उन्हें और भी एंटरटेन करना है। पर क्योंकि लियाम ने पायरेट्स के ऊपर हमला कर दिया था, तो अब उसका असर चारों ओर दिखाई दे रहा है। बाकी के साइंटिस्ट इसे बताते हैं कि इन पर एक सरप्राइज अटैक हो गया है। ये कहता है, अब हम क्या करेंगे? कैप्टन गोवास भी यहाँ नहीं है। दूसरी ओर लियाम पायरेट्स के नाइट रोबोट्स को खत्म किए जा रहा था। बहुत ज्यादा तबाही मचाने के बाद लियाम को पता चलता है कि उन्होंने लगभग सभी पायरेट नाइट रोबोट्स को हरा दिया है। लियाम कहता है, चलो अब खजाना ढूंढते हैं। मगर तभी फिर से पल भर के लिए उसे कुत्ते का साया नजर आता है, इसीलिए वो उसी ओर जाने लगता है। हम देखते हैं कि इस डॉक्टर और इसके सभी साथियों को लियाम के लोग पकड़ लेते हैं। ये बताता है कि इस जगह पर सिर्फ कैप्टन गोवास के पेट्स हैं। लियाम पूछता है, पेट्स? क्या तुम्हारे पास कोई कुत्ता भी है? ये डॉक्टर कहता है, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए उन्हें कुत्ता भी बना सकता हूँ। लियाम को उसकी बात समझ नहीं आती, इसीलिए वो डॉक्टर इन्हें कैप्टन गोवास के पेट्स और अपनी क्रिएशंस दिखाने लगता है। इन्हें जानने को मिलता है कि ये सभी ई मॉडल्ड इंसान हैं, जिन पर उस डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तभी लियाम की नजर भी प्रिंसेस क्रिस्टियाना पर जाती है। डॉक्टर बताता है कि मेरी सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, लेकिन उस डॉक्टर की बातें सुन लियाम को अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगती है, और इसीलिए वो उस डॉक्टर को मार देता है। लेकिन तभी क्रिस्टियाना कहती है, तुम शायद मेरी बात नहीं मानोगे, मगर मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। लियाम उसे अपने बारे में बताकर कहता है, मैंने उस आदमी को मार दिया है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। ये सुन क्रिस्टियाना कहती है कि प्लीज हमारी मदद करो, हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो मौत से ज्यादा बदतर है, इसीलिए प्लीज हमें मार दो। पर लियाम कहता है, मैं तुम सबकी जान बचाऊंगा, पर बदले में तुम्हें ये कर्जा उतारना होगा। लेकिन वो रोते हुए कहती है कि प्लीज हमें मार दो, हम ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते। लेकिन कोई ने नहीं मारता। ये बंदा पूछता है, क्या आप सच में इन्हें बचाने वाले हैं? ऐसा करने के लिए आपको इनकी पूरी बॉडी रीजनरेट करवानी पड़ेगी, और ऐसा करने के लिए आपको मेडिकल एक्सपर्ट्स और बहुत ही एडवांस फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें बहुत खर्चा आएगा। पर लियाम कहता है, उसने मुझसे मदद मांगी है, मैं उन सब की मदद करूंगा, और कभी कभार अच्छे काम करने में जाता ही क्या है। जिसके बाद लियाम मन में कहता है, इनकी मदद करके मैं कोई ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं करूंगा जो एक ईविल लॉर्ड
का होगा, लेकिन फिर भी मैं इनकी मदद करूंगा क्योंकि शायद से ये लोग मेरी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जी रही हैं। तभी हम आगे लियाम को बताती है कि इन्हें पायरेट्स का खजाना मिल चुका है। लो हो गया लैम के पैसों का इंतजाम जो उन लड़कियों के इलाज में लगेगा। जिसके बाद हम फिर से देखते हैं, हेलो गाइज, आई एम गाइड और मुझे लोगों के नेगेटिव इमोशंस खाना बहुत पसंद है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपना स्वादिष्ट खाना खाने ही वाला था। बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में वो अपने सारे क्रियाकलाप करता है और थोड़ा सा सॉस डालता है और ऐसे ही खाने को अच्छे से सजाने के बाद वो उसे चावल पर डालता है, लेकिन फिर वो खाना खाते थूक देता है क्योंकि उसने गलती से दूसरा सॉस डाल दिया है। और फिर इसके नेगेटिव इमोशंस खाकर गाइड को बहुत अच्छा लगता है। गाइड कहता है, लेकिन मुझे ऐसे नेगेटिव इमोशन खाना बहुत पसंद है जो काफी लंबे वक्त से किसी इंसान के अंदर रहे हों, उनका तो स्वाद ही लाजवाब होता है। जिसके बाद हम लियाम को उसके राज्य में देखते हैं। तभी वहाँ न्यास आती है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि लियाम ने पायलट्स के पेस पर अपना कब्जा कर लिया है, जिससे उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। लियाम कहता है, हाँ, हमने उन पर सरप्राइज अटैक किया था जिस वजह से उन्हें कुछ भी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। और इसलिए न्यास कहती, अब तो आपके पास काफी पैसे हो गए हैं, आप हमारी कुछ बैटलशिप्स क्यों नहीं खरीद देते? लेकिन लियाम इसके लिए मना कर देता है। दुखी होकर बेचारी न्यास रोते हुए कहती है, अब आपको मैं सुंदर नहीं लगती है ना? मेरा शरीर आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता है ना? मैंने तो आपके लिए बॉब गेट से निकलने के लिए लेटर भी लिखा था और अब इसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से लियाम उसकी बात मान लेता है। तभी हम आगे बताते हैं कि सारा खर्चा निकाल कर अगर हम देखें तब हमें पायरेट्स के पास से जो खजाना मिला है उसे हम 5000 बैटलशिप्स खरीद सकते हैं। ये बात सुनते ही नियाज ऑर्डर लेकर वहाँ से भाग लेती है। लियाम उसके पीछे जाते हुए कहता है, मैं इतनी साड़ी नहीं खरीदने वाला। वहीं हम यासुशी को देखते हैं जो लियाम से पैसे निकलवाने के लिए आ रहा था, पर तभी वो छुपकर देखता है कि नियास ये कहते हुए जारी है कि मैंने इस ऑर्डर के लिए अपना शरीर तक दांव पर लगा दिया था। जो सुन यासुशी को बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद वो लियाम के पास पहुंचता है और उसे उसके साथ आने को कहता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर लियाम को आंखों पर पट्टी बांधकर यासुशी को ये दिखाना होगा कि अब तक उसने क्या सीखा है। तभी यासुशी एक कंट्रोलर की मदद से काफी सारे डिवाइसेस से लियाम पर हमला बोल देता है। यहाँ यासुशी लियाम पर अपना गुस्सा उतार रहा है। लियाम पर यहाँ बहुत तेजी से बहुत सारे हमले हो रहे थे। इतने सारे हमलों के सामने लियाम जरा भी नहीं टिक पाता। तुम्हें क्या लगा लियाम, तुम कुछ पायरेट्स को हराकर महान बन गए हो? ऐसी सोच तो द वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक की तौहीन है। लियाम कहता है, मास्टर, इतने सारे हमलों का मैं सामना नहीं कर सकता। पर यासुशी कहता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, सोच। जिसके बाद लियाम सोचना शुरू करता है। उसे याद आता है कि इस दुनिया में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है और इसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करता है जिससे उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर आ जाता है। लियाम कहता है, मैं समझ चुका हूँ मास्टर। मगर यासुशी मन में कहता है, अबे क्या समझ गया तू, मुझे भी तो समझा। जिसके बाद लियाम इन सभी डिवाइसेस के हमलों को उन्हीं के ऊपर डिफ्लेक्ट कर देता है जिससे इन सारे डिवाइसेस का स्वाहा हो जाता है। जिसके बाद लियाम पूछता है, मैंने सही तो किया ना मास्टर? लेकिन मास्टर की हालत तो ऐसी हो गई है। यासुशी सोचता है, अगर इसे कभी पता चल गया कि मैं एक भगोड़ा हूँ तब मेरी मृत्यु पक्की है। जिसके बाद यासुशी यहाँ से जाने लगता है ये कहते हुए, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब से तुम्हें अपनी सारी ट्रेनिंग अपने अनुसार करनी होगी क्योंकि द वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक की कोई सीमा नहीं होती। तुम जितना सुधारोगे उतना बेहतर होते जाओगे। लियाम कहता है, आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते मास्टर। मगर यासुशी कहता है, द वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक का कोई अंत नहीं है। मैं भी इस सफर में अभी आधे रास्ते तक ही पहुंचा हूँ, इसीलिए मुझे भी अपनी ट्रेनिंग करनी होगी। और इसके अलावा अब तुम बहुत बेहतर हो चुके हो, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। और यही कहकर यासुशी लियाम को अलविदा कहकर यहाँ से चला जाता है। और दोस्तों, अब लियाम एक मास्टर के लेवल तक पहुंच चुका है यासुशी के अनुसार। मगर असल में यासुशी यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल लिया है। लेकिन लियाम सोचता है, इस दुनिया में आने के बाद मेरे साथ सिर्फ अच्छी चीजें हो रही हैं और बुरी चीजों का सामना करने के लिए मुझे हिम्मत भी मिल रही है। शुक्रिया गाइड, शुक्रिया, ये सब तुम्हारी बदौलत हो रहा है। मगर दूसरी ओर गाइड कहता है, अरे ये मेरे बारे में पॉजिटिव तरीके से क्यों सोच रहा है? चाहे कुछ हो जाए लियाम, मैं तुम्हारी जिंदगी दर्द से भर दूंगा। लेकिन दोस्तों, लियाम की मदद के लिए इस कुत्ते की स्पिरिट हमेशा उसका साथ दे रही है। मुझे नहीं लगता कि गाइड कुछ कर पाएगा। एपिसोड 8 की शुरुआत में लियाम कह रहा था, मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा। इस दुनिया में पैदा होते ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं एक इविल लॉर्ड बनूंगा और सभी लोगों को बहुत दर्द दूंगा क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में मैंने बहुत दर्द सहा है। और यही बात लियाम ब्रियान और अमागी को समझा रहा था। लेकिन वो दोनों ही लियाम की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी अपनी समस्या बताने लगती हैं। लेकिन यहाँ लियाम कहता है, चाहे कुछ हो जाए मैं एक इविल लॉर्ड बनकर अपनी ये जिंदगी खुशी से जीऊंगा। लेकिन इसके बाद वो सोचने लगता है कि उसे एक इविल लॉर्ड बनने के लिए 3 चीजें चाहिए होंगी, पैसा, ताकत और लड़कियां। इन तीनों चीजों के मिलते ही वो एक इविल लॉर्ड बन जाएगा। ताकत के लिए उसने एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक द वे ऑफ द फ्लैश सीख ली है। अब बचे हैं सिर्फ पैसा और लड़कियां। लेकिन तभी हम आगे बताती है कि लियाम से मिलने के लिए हेनफ्री ट्रेडिंग कंपनी के सर थॉमस आए हैं। जिसके बाद हम थॉमस महाशय को देखते हैं जो लियाम के पास ये खबर सुनकर आए हैं कि लियाम ने काफी सारे स्पेस पायरेट्स को हराया है। लियाम देखता है कि यहाँ पर ये थॉमस महाशय काफी सारा सोना लेकर आए हैं लियाम के लिए एज अ गिफ्ट। इस सोने को पाकर लियाम बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। लेकिन इसके बाद वो पूछता है, आप यहाँ पर सिर्फ मुझे बंधाई देने के लिए तो नहीं आए होंगे? थॉमस महाशय कहते हैं, वो क्या है कि जिस स्पेस से हम
ट्रेड करते हैं वो एक बहुत ही खतरनाक जगह है, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। अगर आपकी लगभग 100 बैटलशिप्स ट्रेडिंग के दौरान हमारी रक्षा के लिए उपलब्ध हो तो ये हमारे लिए काफी बेहतर रहेगा। ये बात सुन लियाम आगे से पूछता है। वो बताती है कि 100 बैटलशिप्स का इंतजाम करना बहुत आसान है और इस काम के लिए हमारी नई बैटलशिप सही रहेंगी। लियाम कहता है हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी भूलेगा मत सर थॉमस अगली बार लियाम के लिए और भी सारा सोना लेकर आएंगे। अब लियाम के राज्य से जाते वक्त थॉमस महाशय देखते हैं कि बैनफील्ड डोमेन बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। वो अपनी टैक्स इनकम का ज्यादातर हिस्सा अपने डोमेन की डेवलपमेंट में लगा रहा है। इतनी छोटे उम्र में वो इतने समझदारी भरे कदम उठा रहा है। वो एक बुद्धिमान शासक है, पर ना जाने क्यों इसे हमेशा बस सोना ही सोना चाहिए होता है। दूसरे और काफी सारे सोना पाकर लियाम तो काफी प्रसन्न होता है। ब्रियान यहाँ लियाम से पूछता है आप हमेशा सोने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। लियाम बताता है कि सोना अमीरी की निशानी होता है, जिसके बाद वो ये सोना अमागिर को सौंप देता है, लेकिन इस बार सिक्के बनवाने के लिए नहीं बल्कि गोबैन बनवाने के लिए। लियाम सोने का प्रयोग अच्छे काम के लिए करेगा, जैसे वो सोने का बाथटब बनवाएगा जिसमें वो सोने के पानी से नहाएगा। ब्रियान कहता है आप सोने के पानी से इसीलिए नहाएंगे क्योंकि सोना हाइपो एलर्जिक होता है। लियाम कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं से धीरे धीरे बहुत सारा सोना इकट्ठा करके लियाम अपनी ताकत बढ़ा रहा है। यानी कि अब लियाम के पास ताकत भी है और पैसा भी, तो अब बचती है सिर्फ लड़कियां। मैं अपने राज्य की अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढूंगा और उन्हें अपना हरिम बनाऊंगा। अगले सीन में हमें लियाम का आलीशान कमरा दिखाया जाता है और ये कमरा लियाम ने अपने सभी प्रकार के सपनों को पूरा करने के लिए बनाया है। इसके अलावा भी बहुत सारी बकवास करता है। लियाम इस कमरे में अपने सभी सपनों को जीने वाला है, अपनी हर एक अनसन ख्वाहिश को पूरा करने वाला है। जैसे इस कमरे में मौजूद स्विमिंग पूल को वो शराब से भरेगा, सभी खंभों पर मांस लटकाएगा और इस कमरे में अपने पूरे हरिम की लड़कियां रखेगा। तो तभी अमागी कहती है कि अगर आपने इस कमरे में इतनी सारी शराब रखी तब ये कमरा शराब की गंध की वजह से बदबू मारने लगेगा, और क्योंकि शराब जल्दी आग पकड़ लेती है तो इस कमरे की वजह से पूरे महल में धमाका भी हो सकता है। लेकिन मास्टर आप इस पूरे पूल को शराब से भरने के बाद करने क्या वाले हैं? क्या आप उसे पिएंगे? लियाम बताता है कि नहीं, वो यहाँ पर वाटर प्योरीफायर्स लगा देगा। सो अमागी कहती है कि वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम का यूज करने के बाद सिर्फ पानी बचा रह जाएगा और सारी शराब फिल्टर होकर निकल जाएगी। लियाम कहता है कि क्या अगर पूल में से सारी शराब निकल जाएगी तो फिर शराब डालने का फायदा क्या? ब्रियान पूछता है कि क्या आप सच में इस कमरे में मांस लटकाएंगे? लियाम कहता है आखिर उसमें दिक्कत ही क्या है? सो आगे कहती है कि आप कैसा मांस यहाँ लटकाएंगे, रॉ या फिर प्रोसेस्ड? अगर आप प्रोसेस मीट लटकाएंगे तो ये जगह बिल्कुल किसी डेलिकेट साइन की तरह लगेगी, और अगर आप रॉ मीट लटकाएंगे तो ये जगह किसी कसाई खाने की तरह लगेगी। लगता है लियाम अपने ये सपने पूरे नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो इस तरह से इस कमरे में मांस लटकाएगा तो उसमें जल्दी बैक्टीरिया पड़ जाएंगे और लियाम वैसा मांस खाकर बीमार पड़ सकता है। लियाम समझ जाता है कि उसके सपनों का कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो अपने हरीम के सपने को टूटने नहीं देगा। मैं इस कमरे में बहुत सारी लड़कियां रखूंगा जो मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी, और उसके ऐसा करने से आमागी को भी कोई आपत्ति नहीं। ब्रियान भी कहता है कि मास्टर लियाम आप इस परिवार के हेड हैं, साथ ही इस प्लेनेट के शासक भी। आपके पास तो एक हरिम होना ही चाहिए। आपको वैसे भी कितनी सारी चिंताएं रहती होंगी। अगर बहुत सारी लड़कियां आपका ख्याल रखेंगी तो आपकी चिंताएं थोड़ी कम हो जाएंगी। लियाम कहता है लेकिन अगर किसी लड़की ने मुझे अपने हनी ट्रैप में फंसा लिया तो? ब्रियान कहता है अरे इसके लिए आपने मिस नियाज से अच्छी वाली ट्रेनिंग ली है ना। लियाम कहता है उस पागल औरत का नाम मत लो, अभी आ जाएगी 10,000 20,000 बैटलशिप्स बेचने के लिए। पर तभी ब्रियान कहता है मास्टर आपको अपने लिए एक वारिस पैदा कर लेना चाहिए। अगर किसी दिन आपको कुछ हो गया तब मैं छोटे मास्टर की ही सेवा करूंगा। लियाम कहता है बुड्ढे मैं मर जाऊंगा और तू जिंदा रहेगा, दिमाग खराब है क्या तेरा? मगर बाकी बातें कोई भी हों, इस बात से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है कि लियाम अपने लिए एक हरिम बना ले। लेकिन तभी ब्रियान पूछता है वैसे मास्टर आप कितनी लड़कियों का हरिम बनाने वाली हैं? लियाम सोचता है 10 लड़कियां काफी रहेंगी, लेकिन मैं तो एक इविल लॉर्ड हूँ, 100 लड़कियां मेरे हरिम बनूंगी। 100 लड़कियां, इससे कम में तो मैं मानूंगा ही नहीं। ब्रियान कहता है कि क्या इतनी कम? आमागी बताती है कि जो दूसरे नोबल्स हैं वो अपने हरिम में कम से कम 10,000 लड़कियां रखते हैं और आपको कम से कम 1,000 लड़कियां तो रखनी ही चाहिए। लियाम कहता है ये AI रोबोट पागल हो गई है, हट, मैं 10 तक पहुंचते पहुंचते मर जाऊंगा। अरे कैप्सूल खाकर 20 तक पहुंच जाऊं, लेकिन 1000? ब्रियान कहता है अरे इसमें से आप अपनी पसंद की लड़की चुन सकते हो शादी के लिए, लेकिन इस वक्त आपके पास एक भी लड़की नहीं है। लियान कहता है बुढ़े चश्मा पहनना शुरू कर, ये तुझे आमागी नहीं दिखती जिसे मैंने अपनी पसंद के अनुसार चुना है? लेकिन ब्रियान कहता है कि आपको अपने पास कुछ असली लड़कियां रखनी चाहिए जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन लियाम कहता है कि क्वालिटी मायने रखती है, क्वांटिटी नहीं। सो ब्रियान कहता है कि कम से कम उन लड़कियों को तो आने दीजिए जो आपके हरिम को ज्वाइन करना चाहती हैं। आप इस प्लैनेट के शासक हैं, आपके साथ तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तरसेगी, और इसके अलावा आप कितने ज्यादा पॉपुलर भी हैं। लेकिन लियाम कहता है कि एक इविल लॉर्ड होने के नाते उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसकी होना ना चाहती हो, क्योंकि जब कोई मेरा होना ना चाहता हो तब उसे अपना बनाने का मजा ही कुछ और आता है। लेकिन हाँ,
लुक्स भी बहुत मायने रखते हैं। मैं किसी भी बदसूरत लड़की को अपने हरिम में शामिल नहीं करूंगा। मैं अपने लिए एक ऐसा हरिम बनाऊंगा जो मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता हो। जिसके बाद लियाम अपने राज्य में आता है। उसने अपने राज्य में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन उसे अपनी सोसाइटी के कस्टमर कल्चर्स के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन ये पूरी दुनिया ही उसकी है और मैं अपनी इस दुनिया को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाला हूँ। वैसे अब मुझे अपने हरिम के लिए अच्छी मोहतरमाओं को चुनना चाहिए। जिसके बाद लियाम कतई डैशिंग अंदाज में एक मोहतरमा के पास आकर पूछता है, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीने के लिए चलना चाहेंगे? वो लड़की कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ चलना चाहूंगी। लेकिन तभी उस लड़की की नाक पर एक बलून आ जाता है, जो देख लियाम हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि यहाँ हर एक लड़की की नाक पर एक बलून है। लियाम इन मोहतरमा से पूछता है कि ये नाक पर क्या है। मोहतरमा बताती है कि इसे उन्होंने कल ही खरीदा है, ये ब्रांड न्यू है। लियाम को जानने को मिलता है कि ये बलून नाक पर लगाना आज का फैशन है। जिसके बाद हम लियाम को एक बलून लगाए उसके महल में देखते हैं। शायद से बेचारा सदमे में है। लियाम को इस तरह देख आमागी कहती है, अरे ये तो नोज बलून पैडेड है। इस वक्त ये काफी फैशन में चल रहा है और लड़कियों को ये आइटम बहुत ज्यादा लुभाता है। लियाम पूछता है, जरा बताना कि ये कहाँ से क्यूट और अच्छा लगता है। लग रहा हूं मैं। पर तभी आमागी उससे वो बलून मांगती है जरा पहनने के लिए, लेकिन लियाम उस बलून को फोड़ देता है और फिर कहता है, ये अनाउंस कर दो कि इन बलून्स को बैन किया जाता है। लड़कियों के चेहरे पर इन बलून्स को देख मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जिसके बाद लियाम हमें बताता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए थी, जैसे इसका फैशन सेंस। लेकिन यहाँ तो लड़कियों की नाक पर ये बलून्स हैं और इसके अलावा इस दुनिया के बीचेस और पूल्स पर लड़कियां ये कैसा स्विमसूट पहनती हैं। दोस्तों जरा देखो, ये फुल बॉडी स्विमसूट इस वक्त फैशन में चल रहा है और ये लियाम के बैंड डोमेन का यूनिक कल्चर है। लेकिन लियाम का इन फालतू की चीजों की वजह से दिमाग खराब हो गया है। वो कहता है कि हम हमारी दुनिया के फैशन को और भी ज्यादा डेवलप करेंगे। आगे तुम जल्द से जल्द कुछ फैशन डिजाइनर्स और कुछ मॉडल्स को यहाँ बुलवाओ। मैं उन्हें बताऊंगा कि असली फैशन सेंस क्या होता है। लेकिन आगे बताती है कि किसी मॉडल को बुलाने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। एल ग्रैंड एम्पायर की किसी पॉपुलर मॉडल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बेनफील्ड डोमेन के एनुअल बजट से भी ज्यादा होता है। जो सुन लियाम कहता है, ठीक है, हम ये काम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम मेरे डोमेन की खूबसूरत लड़कियों को यहाँ लाएंगे। उनके यहाँ आने के बाद मैं उनके फैशन सेंस को अपने अनुसार बदल दूंगा। जाओ आमागी जाओ और मेरे डोमेन की खूबसूरत लड़कियों को यहाँ लेकर आओ। सो आमागी बताती है कि इस वक्त इनके मेंशन में जितनी भी लड़कियों काम कर रही हैं वो इनके डोमेन की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं। मास्टर, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए स्टाफ में से किसी को बुला सकती हूँ। जो सुन लियाम हैरान होकर पूछता है कि क्या मैं अपने स्टाफ पर भी गंदी नजरें डाल सकता हूँ। ब्रियान बताता है कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से उनकी नजरों में आपकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब लियाम कहता है, ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। वो तो अब तक मैं स्टाफ की ओर इसीलिए नहीं गया क्योंकि आमागी ही मुझे सेटिस्फाई करने के लिए काफी थी। जो सुन ब्रियान कहता है कि प्लीज मास्टर, असली लड़कियों पर ध्यान दीजिए। तभी आमागी कहती है, अगर आपको लड़कों में इंटरेस्ट है तब यहाँ अच्छे लड़के भी हैं। लियाम कहता है, तौबा तौबा तौबा, क्या बोल रही हो? भाई लोग, लियाम समझ चुका है कि एक एविल लॉर्ड बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्या मेरा कोई भी सपना पूरा नहीं होने वाला? वहीं दूसरी ओर हम प्रिंसेस क्रिस्टियाना को देखते हैं जिन्हें होश आ चुका है और दोस्तों यहाँ पर उनका शरीर पूरी तरह से पहले जैसा हो चुका है। जिसके बाद क्रिस्टियाना के पास एक लड़की आती है। क्रिस्टियाना पूछती है कि वो कहाँ है और ये क्या हो रहा है। वो लड़की बताती है कि क्रिस्टियाना की पूरी बॉडी रीजेनरेटिव मेडिसिन के द्वारा रिक्रिएट की गई है। ये बात सुनते ही क्रिस्टियाना बैठकर अपनी पूरी बॉडी को देखने लगती है और यहाँ वो इतनी ज्यादा खुश होती है कि खुशी के मारे उसके आंसू आने लगते हैं। कितने वक्त के बाद वो खुद को एक इंसान के रूप में देख रही है। ये लड़की बताती है, हमने तुम्हारे ऊपर एलिक्सायर का यूज किया। हैरान होकर क्रिस्टियाना पूछती है कि क्या तुमने मेरे ऊपर इतने कीमती ड्रग का यूज किया? पर मेरा पूरा प्लैनेट तबाह हो चुका है। मेरी जान बचाकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला था, पर फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? वो लड़की कहती है कि तुम्हारी मदद मैंने नहीं, काउंट लियाम जरा बेनफील्ड ने की है और तुम्हें अपने इलाज के कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है और बाकी के जितने लोग जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था उनका भी इलाज चल रहा है। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास काउंट का एक मैसेज है। उनका कहना है कि तुम्हें ये कर्जा उतारना होगा। क्रिस्टियाना को याद आता है वो सोल्जर। अच्छा, तो वही काउंट था। क्रिस्टियाना कहती है, वो लड़का, उसने मेरी जान बचाई है। मैं कसम खाती हूँ मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। काउंट लियाम जरा बेनफील्ड, अब से तुम ही मेरे सब कुछ हो। दूसरी ओर लियाम तो अपने हरीम के लिए सुंदर कन्याएं देख रहा था, पर शायद उसे कोई भी पसंद नहीं आती। तो क्या लियाम अपने हरीम का सपना पूरा कर पाएगा? अगले सीन में हमें लियाम का प्लैनेट दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लियाम का प्लैनेट बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है और यहाँ एक आलीशान सी बिल्डिंग में हमें ये बार दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी शराब पीने के लिए आता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश था। जिसके बाद ये मोहतरमा उस आदमी को शराब देती है।
शराब पीते हुए ये आदमी कहता है, हमारे नए लॉर्ड की वजह से हमारी ये दुनिया कितनी जल्दी तरक्की कर रही है, लेकिन इसी वजह से सभी लोगों को बहुत ज्यादा काम भी करना पड़ रहा है। वैसे दोस्तों, यहीं पर गाइड भी था, जो बाकी सब लोगों के मुंह से लियाम की तारीफें सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आता कि लियाम इतने ज्यादा कर्ज में होने के बावजूद भी इतने अच्छे से सब कुछ मेंटेन कैसे कर रहा है। जिसके बाद हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें लियाम की नई स्पेसशिप्स देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। इन सभी शिप्स को कंट्रोल करने वाला कमांडर कहता है, वाकई लॉर्ड लियाम एक होनहार शासक है। मुझे लगता था कि सभी नोबल्स बहुत घटिया होती हैं, मगर लॉर्ड लियाम मुझे मेरी सोच बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन यही देख गाइड कहता है, ये कैसे हो सकता है? आखिर हमेशा न्याय का साथ देने वाले ये सोल्जर्स लियाम की इतनी तारीफें क्यों कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी ओर दूर अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप में हम यासुशी को देखते हैं, जो लियाम से बचकर काफी दूर भाग आया है। वैसे यहाँ काफी सारी मोहतरमाएं भी थीं, लेकिन तभी वो एक खबर देखता है कि लियाम ने किस तरह पायरेट्स के बेस पर हमला करके उसे कनकेयर कर लिया और इसीलिए अब इंपीरियल फ्लट उन्हें सम्मानित कर रहा है। और इस जीत का श्रेय लियाम अपने मास्टर यासुशी को दे रहा है, जिनसे उसने द वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक सीखी। यासुशी यहाँ परेशान होता हुआ सोचता है, अरे नहीं, ये मुद्दा तो बिगड़ता जा रहा है। गाइड को भी समझ नहीं आता कि ये टुच्चा सा आदमी, जिसे उसने लियाम की जिंदगी में इसलिए भेजा ताकि ये लियाम की जिंदगी को और बेकार कर दे, पर ये तो दुनिया के नजरों में मास्टर स्वॉर्ड्समैन बन बैठा। आखिर हो क्या रहा है? दूसरी ओर हम पायरेट्स के लीडर गुएस को देखते हैं, जो जैसे तैसे अपनी सभी स्पेसशिप्स के साथ वॉरगेट से बाहर आ चुका है, लेकिन इंपीरियल फ्लड से बचकर भागकर निकलने में इसकी 2000 शिप्स तबाह हो चुकी हैं। मगर गोवास को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो लोग इंपीरियल फ्लड के वहां कैसे पहुंच गए। वो लोग तो बनफील्ड डोमेन की ओर जा रहे थे। इसका दोष गोवास उन लोगों को देता है जो वर्ब गेट्स की सेटिंग संभाल रहे थे। वो फैसला करता है कि वो उन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाएगा, लेकिन तभी एक सलाहकार बनकर इसके पास गाइड आता है और वो उसे समझाता है कि उसे अपना फोकस अपने मुख्य उद्देश्य पर रखना चाहिए। जिसके बाद वो गोवास के ऊपर अपनी पावर्स का भी यूज करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उन लोगों की गलती नहीं थी जो वर्ब गेट की सेटिंग संभाल रहे थे, बल्कि ये उसकी गलती थी जिसने तुम्हारे ट्रेजर आइलैंड पर हमला किया था। ये बात सुन गोवास गुस्से में अपने लोगों से कहता है, हम लोग अब सीधा LCH स्टार सिस्टम की ओर जाएंगे, बनफील्ड डोमेन को तबाह करने के लिए। गाइड वहां से ये कहता हुआ निकल देता है, अब तुमने सही फैसला लिया, जाओ और उस पिद्दे को पूरी तरह से कुचल दो। दूसरी ओर हम लियाम को देखते हैं, जो खाना खा रहा था और यहाँ काफी सारी मेड्स उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। यहाँ तक कि उसका गर्म सूप भी एक मेड उसके लिए फूंक रही थी। हम आगे पूछती है, मास्टर आपको ये खाना कैसा लगा? वो कहता है, खाना तो ठीक था, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर एक इविल लॉर्ड को क्या खाना चाहिए। लियाम के दिमाग में तो इविल लॉर्ड की एक अलग ही छवि है, खूबसूरत मोहतरमाओं के बीच घिरे होकर स्वादिष्ट मांस खाते हुए शराब पीना। मगर लियाम समझ चुका है कि उसके लिए वैसी जिंदगी जीना मुमकिन नहीं। सो अमागी कहती है, लेकिन आपको अपना हरीम तो बना ही लेना चाहिए, मैं आपके लिए कुछ खूबसूरत लड़कियों का इंतजाम करती हूँ। मगर यहाँ लियाम पूछता है, अमागी, अगर मैं उन दूसरी लड़कियों के साथ वक्त गुजारूंगा तब तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? वो कहती है, मैं बस एक AI रोबोट हूँ, आपकी दूसरी लड़कियों के साथ वक्त बिताने से मुझे क्या ही दिक्कत होगी, और आपकी खुशी ही है मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो क्या मैं आपके लिए लड़कियों का इंतजाम करूं? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ब्रियान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लियाम कहता है, ब्रियान चीजों को सही से समझता ही नहीं, उन लड़कियों को पाने में क्या मजा जो शुरुआत से ही मेरी होना चाहती हूँ। हम आगे कहती है, अगर ऐसी बात है तब तो बहुत दिक्कत होगी। वो कहते हैं, हाँ दिक्कत तो बहुत होगी। अगले सीन में हमें जानने को मिलता है कि पायरेट्स पर हमला करने की वजह से लियाम को वहां से जो ट्रेजर्स मिले हैं उन्हें बेचकर इनका काफी सारा कर्ज उतर चुका है, मगर अभी भी बहुत सारा कर्ज बाकी है। मगर लियाम को तो यहाँ ये बात समझ नहीं आती कि आखिर इनके राज्य के ऊपर इतना सारा कर्ज आया कैसे। आखिर करते क्या थे इसके माता पिता? अपने माता पिता की वजह से मैं सही से एक इविल लॉर्ड तक नहीं बन पा रहा। हम आगे पूछती है, मास्टर एक इविल लॉर्ड बनकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? लियाम कहता है, मैं टैक्स बढ़ाकर लोगों को परेशान करना चाहता हूँ। हम आगे कहती है, इससे हमें शॉर्ट टर्म में तो फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा नुकसान ही है। लियाम कहता है, मैं ये सब नहीं जानता, मुझे तो बस एक इविल लॉर्ड बनकर लोगों को परेशान करना है। मगर बेचारा ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है। हम आगे पूछती है, मास्टर क्या इस वक्त जो ये सारी चीजें हो रही हैं वो आपको पसंद नहीं आ रही? वो कहता है, ऐसा नहीं है, हम धीरे धीरे काफी ग्रो कर रहे हैं और इसी स्पीड के साथ थोड़े ही वक्त में हम अपना सारा कर्जा भी उतार लेंगे। हमारे पास पैसा भी आ रहा है, हमारी ताकत भी बढ़ रही है और इन सब के अलावा मेरे साथ तुम हो, ये लाइफ ठीक है, जीने लायक है।
और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं अपनी ताकत बढ़ाते हुए एक इविल लॉर्ड जरूर बनूंगा, क्योंकि शुरुआत से मेरा यही सपना रहा है। मगर शायद तुम्हें इन सपनों के मतलब को समझोगी नहीं, है ना माँ की? वो कहती है, मैं एक एआई हूँ और मुझे इंसानों के सपनों को समझना नहीं आता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हर एक मोड़ पर मुझे आपका साथ देना है। लियाम पूछता है, हम हमेशा साथ रहेंगे, है ना? वो कहती है, हाँ बिल्कुल मास्टर। जिसके बाद हम 2 एआई मेड रोबोट्स को एक कमरे की साफ सफाई करते हुए देखते हैं और ये दोनों एक दूसरे से टेलीपैथी के जरिए बात कर रही थी कि क्या हमें ये फालतू का काम करना पड़ रहा है, ये कमरा तो पहले से ही साफ है। दोस्तों, लियाम ने काफी सारी एआई मेड रोबोट्स को बनवा लिया है फालतू में। उसने सबको नाम भी दिए हैं और भले ही ये एआई रोबोट्स एक जैसी दिखती हों, पर इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे इन मोहतरमा का आरामा, इनका शिए और इनका शिरानी। लेकिन इनके एक जैसे दिखने के बावजूद भी लियाम इन सबको आसानी से पहचान लेता है और उसे इन सब के नाम याद हैं। इन एआई मेड रोबोट्स को भी समझ नहीं आता कि इनकी बॉडी और हर एक चीज बिल्कुल सेम है, पर फिर भी लियाम कैसे इनके बीच डिफरेंस बता देता है। और दोस्तों, यहाँ पर तो ये तीनों ही चाहती हैं कि लियाम इन पर ध्यान दे, मतलब इन्हें अटेंशन दे। मतलब तभी वहां अमागी आ जाती है और वो इन तीनों से कहती है, तुम तीनों क्या बात कर रही थी? क्या तुम मास्टर के साथ कोई प्रैंक करने वाली हो? मगर मैं तुम तीनों को अच्छे से समझा दूं, मास्टर के साथ किसी भी तरह की कोई भी बदसलूकी करने की सोचना भी मत, क्योंकि इस एल्ग्रेन एम्पायर में सभी लोग हम एआई से बहुत नफरत करते हैं और अगर हमसे कुछ भी गड़बड़ होती है तो इसका सीधा असर हमारे मास्टर की रेपुटेशन पर जाएगा। और ये सब समझाकर जब अमागी यहाँ से जाने लगती है, तब एक मेड उससे पूछती है कि क्या आपका एक एआई मेड होने के बावजूद भी मास्टर के इतने करीब होना सही रहेगा? अमागी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मास्टर चाहते हैं कि मैं हमेशा उनके साथ रहूं और इसीलिए मैं उनके साथ हूं। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन सच्ची बात कही जाए तो इन तीनों को ही समझ नहीं आता कि हम आगे के साथ चलता क्या रहता है। मगर अगले ही पल में ब्रियान लियांग को आकर बताता है कि पायरेट्स ने इनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इनके LCH सिस्टम के बाहर पायरेट्स की एक पूरी फौज मौजूद है। अमागी करती, इतनी बड़ी फौज दिखाकर शायद वो हमें डराना चाहते हैं ताकि डरकर हम उनसे ना लड़ें और वो हम पर हमला करके अपना बदला ले सके, क्योंकि हमने उनके ट्रेजर आइलैंड पर हमला किया था। आखिर इन पायरेट्स का लीडर एक ऐसा अजीब आदमी है जिसे लोगों को मारने से ज्यादा उन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें तड़पाने में ज्यादा मजा आता है। ब्रियान कहता है, हमसे लड़ने के लिए पायरेट्स की जो फौज आई है उसका लीडर गोवास है और उसने इतने बुरे कर्म कांड किए हैं कि एम्पायर ने उसके सर पर बहुत ही बड़ा इनाम रखा है और उसका कहना है कि अगर हम सरेंडर करके अपनी सारी चीजें उसके हवाले कर दें तब वो हमें नहीं मारेगा और साथ ही उसे कई सारे खूबसूरत लड़के और लड़कियां भी चाहिए। ब्रियान की ये बातें सुन लियाम परेशान होने लगता है, क्योंकि गोवास उससे उसका सब कुछ छीनने के लिए आया है। तभी यहाँ मौजूद एक बंदा कहता है, माय लॉर्ड, हमें पायलट्स के साथ बैठकर बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पायलट्स की स्पेसशिप्स की संख्या 300 है और इनके पास बस 5000 बैटलशिप्स हैं और इन महाशय का कहना है कि अगर ये पायलट से लड़ेंगे भी तब ये जीत नहीं पाएंगे और सिर्फ इनका नुकसान ही होगा। मगर तभी लियाम कहता है, अगर गोवास के सर पर और भी ज्यादा बड़ा इनाम होता तब उसके अंदर मोटिवेशन आता गोवास से लड़ने का। मगर तभी अमागी कहती है कि इन्हें पायरेट्स की जो बैटलशिप्स मिली थी उनसे मिले डेटा को एनालाइज करके अमागी ने पायरेट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है और उसी के आधार पर इनके जीतने के चांसेस बस 3.8% है। ये सुन ब्रियान कहता है, यानी कि हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। काश हमारे पास 7th वेपन फैक्ट्री का नया हथियार होता। लियाम कहता है, क्या नया हथियार? सो ब्रियान उस नए हथियार का नाम बताने लगता है, लेकिन बीच में ही वो रुक जाता है। लियाम देखता है कि उसके अलावा यहाँ पर बाकी सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं, यानी कि वक्त रुक चुका है। इससे पहले कि उसे समझ आता कि आखिर ये वक्त कैसे रुका है, यहाँ एंट्री लेता है गाइड। वो कहता है, हम बहुत वक्त के बाद मिले हैं ना, वैसे मैं तुमसे बात करना चाहता था, इसीलिए मैंने वक्त को रोक दिया। और वो लियाम को बताता है कि वही पायरेट्स को यहाँ तक लेकर आया है। वो लियाम की मदद करना चाहता है क्योंकि लियाम के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, इसीलिए वो इन पायरेट्स को यहाँ तक लेकर आया है। इन पायरेट्स के पास बहुत सारा खजाना है और अगर लियाम इन्हें हरा देगा तब वो सारा खजाना लियाम का हो जाएगा। और पायरेट्स के ट्रेजर आइलैंड से लियाम को जो खजाना मिला था वो तो कम ही था, गोवास के पास और भी ज्यादा बेहतरीन खजाना है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सेट कर दिया है लियाम, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस मौके का अच्छे से फायदा उठाओगे। ये सब कहकर गाइड यहाँ से चला जाता है और लियाम कहता है, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए शुक्रिया गाइड। जिसके बाद टाइम फिर से शुरू हो जाता है और ब्रियान लियाम को उस नए वेपन का नाम बताता है, न्यू डिस्ट्रॉयर साइक्लोन जेट डिस्ट्रॉयर पावरफुल कैनन। लियाम कहता है, ये तो बहुत ही बड़ा नाम है यार, वैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि हम गोवास पायरेट को हराएंगे। ये शख्स कहता है, लेकिन माय लॉर्ड, उनकी संख्या हमसे बहुत ज्यादा है, हम चाह कर भी उनसे नहीं जीत पाएंगे। मगर लिया कहता है कि चाहे कुछ हो जाए हम उन्हें हराएंगे, जंग की तैयारी शुरू कर दो। अगले सीन में गाइड हमसे कहता है, मैं गाइड हूँ, एक ऐसी एंटिटी जिसे मजेदार नेगेटिव इमोशंस खाना बहुत पसंद है। जिसके बाद हम पृथ्वी पर काफी सारे लोगों की एक लंबी लाइन को देखते हैं जो कि लिमिटेड बिकने वाले पपाया मैंगो पाइस को खरीदने के लिए आए हैं और यही लाइन में मौजूद है इन पाइस की एक दीवार
नौजवानी ये लड़की, और वो इस बात से परेशानी कि कहीं उसका नंबर आने से पहले ही कहीं ये पाइस बिक ना जाए। और बस अब 2 पाइस बची हैं और उन्हें भी इससे के सामने खड़ी लड़की खरीद लेती है, और बस इसी वजह से इस लड़की का दिल टूट जाता है। और इसका ये दर्द भरा नेगेटिव इमोशन खाकर गाइड को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन तभी एक लड़की आकर बताती है कि अभी भी इनके पास बहुत सारे पाइस हैं, जो जान वो लड़की खुश हो जाती है। और गाइड को नेगेटिव इमोशन खाने को नहीं मिलता है, बेचारा गाइड। चलो कोई बात नहीं, ये इमोशन खाने को नहीं मिला तो क्या हुआ, मेरी मेन डिश तो अभी बन रही है, लियाम। जिसके बाद स्पेस में हम लियाम के बैटलशिप्स देखते हैं और यहाँ बेचारा ब्रियान इस बात से परेशान होता है कि जैसे तैसे इनका किंगडम धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था, पर अब फिर से सब स्वाहा हो जाएगा। लेकिन अमागी उनसे कहती है कि अगर ये लड़े नहीं और इन्होंने सरेंडर कर दिया, तब गोवास इनके साथ साथ इनके पूरे प्लैनेट को भी खत्म कर देगा। इसीलिए उनके खिलाफ लड़ना ही इनके लिए सही ऑप्शन है, भले ही इनके जीतने के चांसेस 3.8% ही क्यों ना हो। और यहाँ पर लियम इन पायरेट्स का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था, मगर गोवास से उसका जीत पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि गोवास के पास इंपीरियल फ्लड के मिलिट्री लेवल के वेपन्स है। यहाँ गाइड कहता है, मेरी बात पर यकीन करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है लियाम, सच में तुम हमेशा बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। तुमने अपनी पिछली जिंदगी से कुछ नहीं सीखा। तुम्हारे नेगेटिव इमोशन खाना सच में काफी संतुष्टजनक था। अब मुझे और भी ज्यादा टेस्टी नेगेटिव इमोशन दो लियाम। यहाँ गोवास भी देखता है कि सरेंडर करने के बजाय लिया अपनी बैटलशिप्स के साथ उसका मुकाबला करने के लिए आ चुका है। गोवास कहता है, मैं इस बच्चे की सेना को हराकर इस बच्चे को अपना पालतू बनाऊंगा, और जब मेरा मन उससे भर जाएगा फिर मैं उसके लोगों को भी जीते जीत जहन्नम दिखाऊंगा। वहीं यहाँ लियम भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। और यही देखिए, कमांडर कहता है, सच में हमारे लॉर्ड वाकई बहुत साहसी हैं। वहीं लियाम कहता है, इन पायरेट्स का सारा खजाना छीनने के बाद भी मुझे इनके सिर पर लगा हुआ इनाम का पैसा मिलेगा। लेकिन इसके बाद 3 दिन गुजर जाते हैं और लियाम मस्त अपना आराम कर रहा होता है। और अभी तक लड़ाई इसीलिए शुरू नहीं हुई है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है, तो इसकी प्लानिंग में कुछ टाइम तो लगना लाजमी है। और इस वक्त गोवास और लियाम दोनों की ही सेना एक दूसरे से काफी दूर है, क्योंकि अपने दुश्मन के करीब होना तुम्हारी दुश्मन को मौका देता है तुम पर कभी भी हमला करने का। दोस्तों, गोवास की सेना में ऐसे काफी सारे पुराने नाइट्स और सोल्जर्स हैं जो पैसों की लालच की वजह से उसके साथ मिल गए। अब लियाम सोच ही रहा था कि उसे कितना वक्त और इंतजार करना पड़ेगा कि तभी अचानक सायरन बजता है। दोस्तों, गोवास की सेना इनके ऊपर से आ रही है, लेकिन लियाम को एक बात समझ नहीं आती कि इन पर हमला करने के लिए बस 500 शिप्स ही क्यों आई हैं। अमागी कहती है शायद वो हमारे लिए एक जाल बिछा रहे हैं, मगर ये कमांडर लियाम को बताता है कि वो पायरेट्स के शिप्स नहीं हैं, बल्कि ये वो सोल्जर्स हैं जिन्होंने पायरेट्स को सरेंडर कर दिया था, और अब वो पायरेट्स का ही साथ दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो पायरेट्स उन्हें मार देते। लियाम को समझ आ जाता है कि वो पायरेट्स इन सोल्जर्स को सबसे पहले मरने के लिए भेज रहे हैं, जिसके बाद ये सभी एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं और लियाम की सेना बहुत आसानी से उन 500 बैटलशिप्स को तबाह कर देती है। जो देख गोवास कहता है, ये बच्चा तो वाकई काफी काबिल है, लेकिन अब वक्त आ गया है उस बच्चे को दिखाने का कि पायरेट्स आखिर चीज क्या है। अब जैसे ही पायरेट्स की शिप्स आगे बढ़ती हैं, लियाम की शिप्स खुद को पीछे करने लगती हैं। गोवास को लगता है कि वो लोग भाग रहे हैं, मगर तभी अचानक उसकी शिप्स पर धमाके होने लगते हैं। लियाम की सेना ने स्पेस में स्पेस माइंस लगा दी थी और इसी की वजह से काफी सारी पायरेट शिप्स इनकी वजह से डैमेज होने लगती हैं। लेकिन इसके बाद गोवास अपनी बैटल शिप से हमला बोल देता है। लियाम की सेना भी प्रोटेक्टिव बैरियर लगाकर पलटवार करती है। और दोस्तों, यहाँ पर लियाम की शिप के कमांडर दुश्मन की सेना की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही अपनी चालें चल रहे हैं, ताकि वो लियाम की शिप को प्रोटेक्ट कर सके, भले ही इसके लिए उन्हें अपने साथियों को सैक्रिफाइस ही क्यों ना करना पड़े। सो लियाम उनसे कहता है कि ये गलत है, मगर कमांडर कहते हैं कि नहीं माय लॉर्ड, युद्ध में ऐसा ही होता है। भले ही मैं या कोई और, हम सबको अपनी जान देकर भी आपकी जान बचानी है। और इस वक्त कमांडर एम्पायर से मदद आने का इंतजार कर रहे हैं। लियाम पूछता है, एम्पायर से मदद आने का इंतजार करते हुए क्या हम अपने साथियों को इस तरह सैक्रिफाइस करने वाले हैं? कमांडर कहते हैं, हाँ। ये बात सुनकर लियाम कहता है, मैं एक इवन लॉर्ड हूँ, चाहे वो पैसा हो, ताकत हो या औरत, सब मेरे काबू में होंगे। ये प्लैनेट और इसमें रहने वाले सभी लोग मेरे हैं। ये बैटलशिप्स और यहाँ लड़ रहे लोग भी मेरे हैं, और मैं अपनी कोई भी चीज को जाया नहीं जाने देता। मैं किसी भी आदमी को मरने नहीं दूंगा। मेरी इजाजत के बिना तुम में से कोई नहीं मरेगा, और मैं इन सभी पायरेट्स को खत्म कर दूंगा। इन्होंने ये सोचा भी कैसे कि ये मेरी चीजों को हथिया लेंगे? आमागे, अब मैं खुद उनसे लड़ने जाऊंगा, और मेरे ना होने पे आमागे ही सब कुछ संभालेगी। जिसके बाद अमागी सब कुछ तैयार करने लगती है और सभी फोर्सेस को एक साथ हमला करने को कहती है। और इतने ही टाइम में लियाम भी यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद लियाम एविड में बैठकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
और इतने ही टाइम में अमागे भी अपनी बैटल शिप को सबसे आगे ले आती है, यानी कि अब इनकी मेन शिप ही दुश्मन के निशाने पर रहेगी। कमांडर और उनके साथी को एआई रोबोट का ये फैसला बिल्कुल गलत लगता है। सो अमागी बताती है कि लियाम एविड में बांटकर इनकी शिप को सामने से प्रोटेक्ट करेगा और अमागे की सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि वो लियाम की हिफाजत करेगी। सो अब कमांडर और उनका साथी भी अमागे की बातें मान लेता है और इसके बाद हम देखते हैं कि एविड भी लॉन्च होने के लिए तैयार था। और इसके बाद एविड लॉन्च होता है। लियाम कहता है, तुम सभी पायरेट्स अब बहुत पछताने वाले हो। जिसके बाद लियाम एक वाव गेट का यूज करके इन पायरेट्स की शिप्स की ओर जाने लगता है और इस बात का पता लगते ही गोवास कहता है, जो कोई भी उस वाव गेट से बाहर निकले उसे खत्म कर देना। लियाम के वहां से निकलते ही सभी बैटल शिप्स लियाम पढ़ना शुरू कर देती हैं, मगर लियाम उनसे बच रहा था। वहीं लियाम की सेना ने भी हमले करना शुरू कर दिया था और वैसे लियाम के रोबोट सोल्जर्स भी जंग के मैदान में आ चुके थे। ये देख पायरेट्स भी अपने नाइट रोबोट्स को लॉन्च कर देते हैं और यही देख लियाम अपनी तलवार को समन करता है और इसके बाद वो नाइट रोबोट्स को खत्म करने लगता है और इसके बाद वो अपनी एक बाजुका का समन करता है और उस बाजुका से वो एक ही बार में पायरेट शिप्स को बहुत डैमेज पहुंचाता है। और दोस्तों, इन बाजुकास के ये हमले बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। इन हमलों की वजह से पायरेट शिप्स का फॉर्मेशन बिगड़ जाता है और अमागे के ऑर्डर्स के अनुसार लियाम की सेना इसी मौके का फायदा उठाते हुए उन पर हमला बोल देती हैं। यहाँ लियाम के नाइट रोबोट्स भी अपनी जी जान लगाकर लड़ रहे थे। लियाम भी ये देख खुश होता है कि सारी चीजें बहुत अच्छे से हो रही हैं, लेकिन अचानक ही उस पर पीछे से हमला हो जाता है। लियाम देखता है कि उसके सामने एक पायरेट नाइट आ चुका है। उसका सामना करने लियाम अपनी तलवार निकाल लेता है और इसके बाद इनके बीच तलवार से लड़ाई होती है। वो पायरेट नाइट लियाम की तलवारबाजी की स्किल्स देख हैरान हो जाता है। उसके पूछने पर लियाम उसे बता देता है कि उसने द वे ऑफ द फ्लैश नाम का एक बहुत ही फेमस स्कूल से तलवारबाजी की ट्रेनिंग ली है। मगर वो पायरेट नाइट कहता है, मैंने अब तक बहुत ही फेमस स्कूल के नाइट से फाइट की है, मगर द वे ऑफ द फ्लैश ये नाम तो उसने पहले कभी नहीं सुना। लियाम कहता है, तुमने द वे ऑफ द फ्लैश की बेइज्जती की है। जिसके बाद वो अपनी टेक्निक का यूज करके उस पायरेट नाइट को खत्म कर देता है। लियाम कहता है, देखा मेरी टेक्निक कितनी कमाल की है। अरे अब ये देखेगा कैसे, ये तो मर चुका है। लेकिन बाकी के पायरेट नाइट्स ये देख बहुत हैरान होते हैं। उन्हें तो लगता था कि बैनफील्ड डोमेन बहुत ही ज्यादा कमजोर नोबल फैमिली है, आखिर इनके पास इतना ताकतवर नाइट रोबोट कहाँ से आया। लेकिन इनकी ये बकवास सुन लियाम अपनी टेक्निक से एक ही बार में उन सबको खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि लियाम जोरों शोरों से पायरेट्स को खत्म कर रहा था, मगर तभी उसे पता चलता है कि उसके राइट हैंड में थोड़ा डैमेज आ चुका है और ऐसा हुआ है बार बार द वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक का यूज करने की वजह से। सो अब वो उसके सामने मौजूद पायरेट नाइट्स को नॉर्मल तरीके से ही खत्म करने लगता है। लेकिन अब उन पायरेट नाइट्स के अटैक एविड पर लगने लगे थे, क्योंकि यहाँ हमला करने के लिए बहुत सारे पायरेट नाइट्स थे। दूसरी ओर लियाम की बैटल शिप्स को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। दुश्मन की सेना को भी नुकसान पहुंच रहा था, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिससे इनके जीतने के चांसेस भी 3.8% से 1.2% हो गए हैं। दूसरी ओर एक नाइट रोबोट के हमले से लियाम की तलवार ही टूट जाती है। सो लियाम उसे अपने हाथों से ही कुचल देता है। लेकिन तभी उसके पीछे बहुत सारे पायलट नाइट्स आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल में उन्हें कोई खत्म कर देता है। लियाम देखता है कि वहां एक फीमेल नाइट रोबोट आ गई है और दोस्तों ये होती है क्रिस्टियाना, जो लिया का साथ देने के लिए आई है। और इस वक्त वो इस्तेमाल कर रही है थर्ड वेपन्स फैक्ट्री की मोबाइल नाइट नेवान का। यूलिसिया को देख नियाज कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो मैं अपना सामान बेचती हूँ। वैसे दोस्तों, क्रिस्टियाना की जो भी पर्सनल गार्ड्स थी वो भी उसकी मदद के लिए यहाँ पहुंच चुकी हैं और अब ये सब पायरेट्स का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्रिस्टियाना बहुत तेजी से कई सारे पायरेट्स को खत्म कर देती है और उसे इन पायरेट्स को खत्म करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और जब पायरेट्स अपनी बैटलशिप से क्रिस्टियाना पर हमला करते हैं, तब क्रिस्टियाना उनके हमलों से बचकर बहुत ही आसानी से एक पायरेट शिप को तबाह कर देती है और इसके बाद कहती है, मैं कितनी अच्छी हूं ना, जो तुम सबको इतनी इतनी आसान मौत दे रही हूं। क्रिस्टियाना को इस तरह लड़ते हुए देख लियाम कहता है, ये है कौन जो मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ लड़ रही है। लेकिन इसके बाद लियाम अपना रॉकेट पंच समन करता है और उस पंच को अपने हाथ के साथ कनेक्ट कर लेता है और इसके बाद वो समन करता है अपनी तलवार, इसी जॉइंट हाथ के जितनी बड़ी जॉइंट तलवार। और इसके बाद वो इस जॉइंट तलवार के साथ द वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक का यूज करता है, जिससे एक ही बार में हजारों की तादाद में पायरेट शिप्स तबाह हो जाती हैं, जो देख क्रिस्टियाना लियाम पर और भी ज्यादा फिदा हो जाती है। इन धमाकों से गोवास के कदम भी डगमगा जाते हैं और अब इनके जीतने के चांसेस 83% हो चुके हैं। लियाम के सभी बैटलशिप्स गोवास की बैटलशिप्स पर हमले करना लगातार जारी रखती हैं। गोवास की सभी बैटलशिप्स बहुत तेजी से तबाह हो रही थी, लेकिन सिर्फ एक बार द वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक का यूज करने की वजह से लियाम का ये हाथ और वो जॉइंट तलवार दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं,
जिसके बाद लियाम लड़ने के लिए एक छोटी तलवार समन कर लेता है और कहता है, अब आएगा तुम सबसे लड़ने में मजा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम बहुत तेजी से उन सभी पायरेट नाइट्स को खत्म करता जाता है जो उसके सामने आते हैं। और इस तरह लियाम को लड़ता हुआ देख क्रिस्टियाना कहती है, आप तो सच में कमाल के हैं। लेकिन तभी पीछे से एक पायरेट नाइट उस पर हमला कर देता है, सो क्रिस्टियाना उसे बड़ी ही आसानी से खत्म कर देती है। जिसके बाद वो और पायरेट्स नाइट्स को मारती है और उसे इन्हें ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो बहुत ही अजीब ढंग से हंस रही थी, जो देख उसकी साथी कहती हैं, मैंने राजकुमारी को पहले ऐसे कभी नहीं देखा। भाई बहुत ख़तरनाक तरीके से यार ये हंस रही थी। वह लियाम के सामने पायरेट्स नाइट बहुत कमज़ोर पड़ने लगे हैं। वो अपनी अब तक की ज़िंदगी को याद करते हुए कहता है, मुझे मेरी पिछली ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलना पड़ा है, पर मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊंगा और एक ईविल लॉर्ड बनूंगा। लेकिन तभी अमागी उसे बताती है कि पायरेट नाइट्स का एक नया झुंड उनकी ओर आ रहा है। सो अब लियाम उन्हें ख़त्म करने के लिए उन्हीं की ओर जाने लगता है और यहाँ एक प्रोटेक्टिव शील्ड उसकी हिफाजत करती है। लेकिन यहाँ ये कमांडर लियाम को इस तरह लड़ते हुए देख कहता है, मुझे लगता था कि ये बच्चा बाकी नोबल्स की तरह बिल्कुल घटिया होगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में ही ये इतना कुछ कर रहा है। इस बच्चे ने छोटी सी उम्र से बहुत कुछ झेला है, लेकिन उन्हीं दिक्कतों ने इसे इतना ताकतवर बनाया है कि आज इन पायरेट्स के खिलाफ सीना तान कर लड़ रहा है। उसका साथी कहता है, कमांडर आपने सही कहा, इस बच्चे ने बहुत कुछ झेला होगा और हमें इतने बेहतरीन लॉर्ड की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये हमारी खुशकिस्मती है जो अपने लोगों की इतनी फिक्र करता है। कमांडर कहते हैं, ये बच्चा सच में एक असली राजा है। वहीं लियाम यहाँ एक काफी बड़ी स्पेसशिप को तबाह कर देता है और इसके बाद बहुत सारे छोटे रॉकेट पंच से दुश्मन की ओर हमला करता है, लेकिन दुश्मन एक शील्ड बनाकर उसके इस हमले को रोक लेता है। लियाम देखता है कि बाकी की शिप्स मेन शिप को, जिसमें उनका लीडर है, उसे प्रोटेक्ट कर रही हैं, जो देख अमागी कहती है, हमें उन शिप्स को खत्म करना होगा जो मेन शिप को एक शील्ड के जरिए प्रोटेक्ट कर रही हैं, तभी जाके मास्टर मेन शिप पर हमला कर पाएंगी। जिसके बाद लियाम की सभी स्पेस शिप्स आगे बढ़ने लगती हैं और इसके बाद वो एक फॉर्मेशन बनाकर एक साथ पायलट्स के ऊपर अटैक करती हैं और ये हमला एक साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जिससे दुश्मन की वो शील्ड जरा टूट जाती है। और इससे पहले कि दुश्मन उन्हें हील करता, लियाम की स्पेसशिप्स इन पर फिर से हमला करके उन शिप्स को ही तबाह कर देती हैं जो ये शील्ड बना रही थी। और यही बात गुवास को जानने को मिलती है कि इनकी शील्ड शिप्स तबाह होने लगी हैं। वहीं जो लियाम के नाइट सोल्जर्स थे वो पायरेट्स नाइट्स के खिलाफ लड़ रहे थे और तभी लियाम की मदद के लिए क्रिस्टियाना भी आ जाती है। गुवास देखता है कि लियाम बहुत आसानी से इनकी बची हुई शील्ड शिप्स को तबाह कर रहा है और इस दौरान उसके पायरेट नाइट्स भी उसकी मदद के लिए नहीं आ सकते क्योंकि वो लियाम की सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। गुवास का एक आदमी आकर उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो कहता, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे, हमें यहाँ से भागना होगा। ये बात सिर्फ कुछ लीडरशिप्स को बताना, बाकी को हम यहीं छोड़ देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम दुश्मन की बैटल शिप्स के हमलों से बचता हुआ इनकी ओर आगे बढ़ रहा था। वहीं गुवास की मेन शिप को यहाँ से भागने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि इनके आसपास इनकी ही काफी सारी शिप्स थीं और उतनी देर में लियाम इनकी शिप के ऊपर आ जाता और इसके बाद वो यहाँ आकर एक लेजर गन से इस मेन शिप को आधा तबाह कर देता है। जो देख गुवास यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर धमाके की वजह से उसके सामने का रास्ता बंद हो जाता है। तभी लियाम देखता है कि एक छोटी सी स्पेसशिप भागने का ट्राई कर रही है, तो लियाम उसे भी तबाह कर देता है। वो कहता है कि यहाँ से बचकर एक भी पार्ट नहीं भागने वाला। जिसके बाद लियाम का साथ देने वहां उसके कुछ नाइट रोबोट्स आ जाते हैं और जब लियाम अंदर जाने की बात कहता है तब ये शख्स कहता है, अंदर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए लियाम कई सारे रॉकेट पंच को समन करता है और इसके बाद उन सभी से गोवास की इस मेन शिप पर हमले करता है और गोवास की इस मेन शिप को पूरी तरह से बर्बाद करने लगता है। गोवास की ये शिप पूरी तरह से तबाह होने लगती है। जिसके बाद लियाम एबिट से बाहर निकल अपने साथियों के साथ शिप के अंदर जाने लगता है। उसका साथी कहता है, माय लॉर्ड, हमें चौकन्ना रहना चाहिए, मगर लियाम उसे बताता है कि उनका दुश्मन वहां छुपा हुआ है। ये लोग उन पायरेट्स पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं, मगर इन पायरेट्स के पास बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल गियर्स थे। जिसके बाद ये सभी और आगे आते हैं, लेकिन यहाँ इनके सामने बहुत सारे पायरेट्स होते हैं, वो भी हाई वैल्यू गियर्स के साथ। और दोस्तों, ये जो पायरेट्स हैं वो नोबल्स को पहले सर्व करती थी, मगर अब ये पायरेट्स का साथ दे रहे हैं क्योंकि इनकी नजरों में पायरेट्स और नोबल्स एक जैसे होते हैं। वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचते हैं। लेकिन लियाम अकेला ही इन सब की ओर आगे बढ़ता है और बस अपनी तलवार को जरा छूता है और इसके बाद बाकी सबको उसके पीछे आने को कहता है क्योंकि इतनी ही देर में वो इन सभी पायरेट्स को खत्म कर चुका था। उसके साथियों को भी समझ नहीं आता कि लियाम ने ये कैसे किया। वो सभी समझ जाते हैं कि लियाम बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद इनके सामने कुछ और पायरेट्स आते हैं, उन्हें भी ये खत्म कर देते हैं। दूसरी ओर हम गुवास के इस बंदे को देखते हैं जो कि बहुत परेशान था क्योंकि गुवास इन सबको छोड़कर भाग चुका है और अब ये लोग यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि लियाम तो अपने साथियों के साथ यहाँ आ चुका है। ये बंदा कहता है कि मुझे मारना मत, प्लीज मेरी बात सुनो, गुवास मेरा इस्तेमाल कर रहा था, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, बदले में मैं आप सबको बताऊंगा कि गुवास का खजाना कहाँ छुपा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा लियाम की बड़ाई करते हुए उसके सामने आकर झुक जाता है। मैं आपके दिल से सेवा करूंगा माय लॉर्ड, प्लीज आप मुझे एक मौका दीजिए। मगर लियाम अगले ही पल में उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है।
दूसरी ओर ये सब देख के गाइड को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उसका प्लान तो कुछ और था लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है। अरे नहीं, कहीं मुझे उल्टी ना हो जाए। ये लियाम मेरे बारे में अच्छा क्यों सोच रहा है? मुझे कुछ करना होगा। गोवास, मैं तुझे अपनी ताकत देता हूँ। और इसके बाद वो गोवास को कुछ अपनी डार्क पावर दे देता है। दूसरी ओर गोवास जो बचकर डर के भाग रहा था, क्योंकि अगर वो लियाम के हाथ आ गया तब वो जानता है कि वो पक्का मारा जाएगा। लेकिन अगले ही पल में गाइड की डार्क पावर उसे आकर घेर लेती है और इसके बाद उसके शरीर के अंदर चली जाती है। गाइड कहता है ये मेरी कुछ ताकत है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ लियाम से बदला लेने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोवास की ताकत बढ़ जाती है। वो खुद को पहले से बहुत ताकतवर महसूस करता है और अब वो थोड़ा एलियन टाइप दिखने लगा है। अब उसकी बॉडी एडम्टम जितनी मजबूत हो चुकी है। अब वो एक सुपर ह्यूमन बन चुका है। गाइड कहता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली, लेकिन अब लियाम यहाँ मारा जाएगा क्योंकि वो चाहे कुछ कर ले वो गोवास को नहीं हरा पाएगा। अब इसके बाद जैसे ही गाइड यहाँ से जाता है, एक लाइट स्पिरिट उस दरवाजे से बाहर आ जाती है और एंड ये वही डॉगी होता है। दूसरी ओर लियाम की टीम आगे बढ़ते हुए इनके सामने आ रहे जितने भी पायरेट्स थे उन्हें खत्म कर दी जा रही थी। लेकिन तभी आगे बढ़ते हुए लियाम को एक कुत्ते की झलक दिखाई देती है और उसे अपने कुत्ते की याद आ जाती है। उसका वो दोस्त जिसने उसे कभी धोखा नहीं दिया, वो उसी को याद करते हुए आगे बढ़ना शुरू करता है। मगर आगे बढ़ते हुए उसे एक क्यूब मिलता है। दोस्तों, ये क्यूब गोवास का ही है। इसमें गोवास का पूरा खजाना है। लेकिन जब गाइड ने उसे अपनी ताकतें दी तब ये उसके हाथ से गिर गया था। मगर तभी लियाम को फिर से वही कुत्ता नजर आता है। लियाम उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन उसका पीछा करते हुए उनके सामने आता है एक डेड एंड। सो लियाम उनके सामने की दीवार को तबाह कर देता है और उनके सामने था अब एक सीक्रेट रूम जहां बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स रखे हुए थे। मगर लियाम को लगता है कि यहाँ रखी सारी चीजें बस फालतू की है। लेकिन तभी लियाम की नजर एक कटाना पर जाती है। वो उस कटाना को निकाल उसका यूज करके देखता है और उसे ये पसंद आती है। लेकिन वो इसे पायरेट्स की तरह एक जगह रखेगा नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन तभी लियाम को एक आवाज आती है। लियाम के साथ ही गोवास पर जो गोलियां चला रहे थे उनका गोवास पर कोई असर नहीं हो रहा था। सो अब ये लोग गोवास पर एक बाजूका से हमला करते हैं, मगर इसका भी गोवास पे कोई असर नहीं होता। और इसके बाद गोवास एक बंदे को पकड़कर उसे दबाते हुए कहता है उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। लेकिन अगले ही पल में वहां लियाम आकर गोवास के ऊपर अपनी तलवार से हमले करता है, मगर इससे लियाम की तलवार ही डैमेज होती है। लेकिन इसके बाद जैसे ही गोवास उस पर हमला करता है, लियाम यूज करता है कटाना का, जिससे गोवास का हाथ कट जाता है। लियाम कहता है ये तलवार तो कमाल की है, और यही कह के वो गोवास का दूसरा हाथ भी काट देता है। लेकिन इसके बाद गोवास बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने हाथों को रीजेनरेट करके उन्हें ऑक्टोपस की तरह लंबा कर लेता है। लेकिन लियाम फिर से उसके एक हाथ को काट देता है और कहता है कि ये तलवार तो सच में कमाल की है। जिसके बाद जब वहां उसके और साथी आते हैं तब लियाम उनसे पूछता है ये कौन है? बैंगनी रंग का बैंगल लग रहा है। जिससे गोवास गुस्से में आकर अपनी पूरी ताकत से लियाम पर हमला करता है, मगर लियाम उसके हमले से बच अपनी तलवार से उसके हाथ को फिर से काट देता है। गोवास घबराते हुए कहता है तुम क्या हो और तुम इतने ताकतवर कैसे हो? लियाम कहता है अच्छा तो तुम गोवास हो? वो कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी जान बख्श दो। लियाम कहता है तुम्हें देख मुझ पर तुम पर दया आ रही है, चलो मैं तुम्हारी जान ले लेता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा था अब तो वो मेरा हो चुका है और तुम्हारे सिर पर जो इनाम है वो भी मुझे मिल जाएगा। तुम्हारे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं बनता। गोवास कहता है प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा, पिन की प्रॉमिस। मगर लियाम कहता है तुझे नहीं लगता कि तू एक बैंगन होकर कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? गोवास गुस्से में आकर लियाम पर हमला करने के लिए खड़ा होता है, मगर लियाम उसके दूसरे पैर को भी काट देता है। गोवास कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। लियाम का साथी पूछता है क्या आप इसे जिंदा पकड़ने वाले हैं? इसने हमारे बहुत से साथियों को मार दिया है, और चाहे आप इसे जिंदा पकड़े या मुर्दा, इसके सिर पर लगा इनाम आपको उतना ही मिलेगा। ये बात सुनते ही लियाम गोवास को यहाँ खत्म कर देता है। जिसके बाद अब सब कुछ खत्म हो चुका है और हम लियाम को वापस से उसकी स्पेसशिप में देखते हैं। लियाम बाकी का काम कमांडर को संभालने के लिए कह देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद अमागी कहती है वेलकम बैक मास्टर। वो कहता है हाँ थैंक्स अमागी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लियाम का राज्य अब और भी ज्यादा तरक्की कर चुका है। जिसके बाद हम इन महाशय और इन मोहतरमा को देखते हैं जो बार में आते हैं, जाहिर सी बात है शराब पीने। दोस्तों हमें जानने को मिलता है कि ये महाशय अब काफी ज्यादा अमीर हो चुके हैं और ये अपनी सक्सेस का सारा श्रेय लियाम को देते हैं, क्योंकि पायलट्स को हराने के बाद बैनफील्ड डोमेन की रेपुटेशन और भी ज्यादा अच्छी हो गई है। दोस्तों कुछ वक्त पहले तक यही महाशय ये बात कहते थे कि एक 5 साल का लड़का पूरे एम्पायर को कैसे संभालेगा, लेकिन आज ये लियाम के ही गुणगान कर रहे हैं। दूसरी ओर लियाम के महल में हम इचिगोया नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि हैंदिन फ्री ट्रेडिंग कंपनी की ओर से आया था। और दोस्तों लियाम को पायरेट्स की शिप से जो ट्रेजर मिला था वो लियाम ने इन्हीं महाशय की कंपनी को बेचा है और इससे इन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। लियाम के कर्ज का काफी बड़ा हिस्सा इससे चुक जाएगा। पता नहीं भाई लियाम के सिर पर कितना कर्जा है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे दोस्तों जिस मेडिकल मशीन से लियाम ने उन सभी लोगों को ठीक किया था जिन्हें गोवास ने एक्सपेरिमेंट करके अजीब से केचेस में बदल दिया था,
उस मशीन को भी इचिगोया महाशय ने ही अपनी कंपनी की ओर से प्रोवाइड कराया था, लेकिन अब वो मशीन इन्हें वापस चाहिए क्योंकि उसी के डेटा को एनालाइज करके ये उसे और भी ज्यादा डेवलप करेंगे। लियाम कहता है ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ एक लड़की आती है। वो थी क्रिस्टियाना, जो यहाँ वो सारे काम करके आ चुकी थी जो लियाम ने इसे करने को कहे थे, और जितने भी क्रिस्टियाना के साथी थे जो क्रिएचर्स में तब्दील हो गए थे वो भी अब सही हो चुके हैं। और यहाँ क्रिस्टियाना लियाम की तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी। लियाम कहता है कि मेरी तारीफ करना बंद करो और तुम्हारी रिकवरी के दौरान जो भी तुम्हें जानने को मिला वो सारी चीजें यहाँ शेयर करो। और लियाम के ये कहते ही हम देखते हैं कि क्रिस्टियाना अपने सारे कपड़े उतार देती है सिवाय अपने अंडरवेयर के, क्योंकि वो चाहती ही है कि लियाम उसकी बॉडी को देखे। लियाम बताता है कि वो नहीं देखना चाहता, इचिगोया देखना चाहता है। तभी वहां एंट्री लेती है न्याज, और क्योंकि लियाम के पास काफी पैसे आ चुके हैं तो ये भी अपना सामान बेचने के लिए आ चुकी है। मगर क्रिस्टियाना को देख न्याज को लगता है कि उसके पहले ही कोई यहाँ आ चुका है लियाम को सिड्यूस करके अपना सामान बेचने के लिए। अब न्याज भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी अपने कपड़ों को इस प्रकार ओपन कर देती है और वो लियाम के बगल में बैठकर उसे अपनी अदाएं दिखाने लगती है। और ये देख क्रिस्टियाना को गुस्सा आ जाता है कि कोई और लड़की आखिर लियाम के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और इसके बाद वो न्याज के गर्दन पर अपनी तलवार लगाकर कहती है, चल हट रानी कहीं की। वहीं अपने एक वर्ड साइलेंट पे न्याज कहती है कि पहले तो तुमने अपनी बॉडी दिखाई, मतलब रानी तो तुम हो, लेकिन इसके बाद यहाँ आ जाती है थर्ड वेपन फैक्ट्री की यूलिशिया, और वो लियाम को बताने लगती है कि इनकी थर्ड वेपन फैक्ट्री लियाम को जो चाहे वो प्रोवाइड करा सकती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सामान, मेरा मतलब इक्विपमेंट। और इसके बाद वो लियाम को काफी सारी बैटल शिप्स दिखाती है। लियाम को जो पसंद आए वो इनमें से चुन सकता है। लियाम को तो ये नई डिजाइन की बैटल शिप्स बहुत पसंद आती हैं, मगर आमागी बताती है कि उन डोमेन के लिए कुछ काम की नहीं है। अब यहाँ जो सियापे चल रहे थे, ब्रियान उन्हें देख कहता है, मेरी आंखों में पानी आ गया, लॉर्ड लियाम के पास इतनी सारी असली लड़कियां, मैं ये देख बहुत खुश हूँ। लेकिन इसके बाद ब्रियान बताता है कि इन्हें कैपिटल प्लैनेट से एक संदेशा आया है, क्योंकि लियाम ने इतने सारे पायरेट्स को हराया है और पायरेट्स के लीडर गोवास को पकड़ा है, इसीलिए उसे एक मेडल से सम्मानित किया जाएगा। और इसके लिए लियाम को एक अवार्ड सेरेमनी में जाना होगा जो कैपिटल प्लैनेट पे होगी। जिसके बाद हमें कैपिटल प्लैनेट का सीन दिखाया जाता है और लियाम यहाँ आमागी के साथ आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पर लियाम के माता पिता भी होते हैं, लेकिन लियाम उन्हें पहचान ही नहीं पाता। वो लियाम के करीब आकर कहती है, अरे ये मैं हूँ। लियाम कहता, आमागी ये कौन है? हाँ, वो बताती है कि ये आपके पिता है मास्टर। वो कहता है, अच्छा वही पिता जो अपनी सारी जिम्मेदारियां मुझ पर थोप कर चले गए थे। वैसे ये है लियाम की माता और ये उसके ग्रैंड पेरेंट्स। लियाम के पिता कहते हैं, बेटा काफी वक्त गुजर चुका है, इसीलिए तुम हमें शायद पहचान नहीं पा रहे। लियाम कहता है, अरे नहीं, वो क्या है कि आज तक आपने मेरे लिए पिता जैसा कोई काम नहीं किया, शायद इसीलिए आप मुझे याद नहीं आ रहे। मगर दोस्तों, इन सभी को एक बात से दिक्कत हो रही थी कि लियाम अपने साथ एक एआई रोबोट को क्यों लाया है। उसकी दादी कहती हैं, तुम बैनफील्ड हाउस के इकलौते शासक हो और तुम इस डॉल को अपने साथ लाए हो, ये कितनी शर्मनाक बात है। ये बातें सुन लियाम गुस्से में आकर कहता है, आमांगी हमेशा मेरे साथ ही रहती है, वैसे आप लोगों को मुझसे क्या चाहिए। उसके पिता कहते हैं, हमने सुना है कि पायरेट्स को हराने की वजह से तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, तो क्या तुम वो हमारे साथ बांटोगे। लियाम का पूरा परिवार बस उसका फायदा उठाने आया है। मगर लियाम कहता है, आमांगी हमारे सभी मेहमानों को दरवाजे तक छोड़कर आओ। उसके पिता कहते हैं, तुम अपने परिवार को मेहमान कह रहे हो। लियाम, ये कैसी बदतमीजी है। मगर लियाम अपनी तलवार उनके गले पर लगाकर कहता है, मैं आप सबको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, ये पूरा राज्य सिर्फ मेरा है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। यानी कि दोस्तों, इस वक्त लियाम और आमांगी अपने प्लैनेट पर ही हैं, वो कैपिटल प्लैनेट तक अब तक नहीं गए हैं। वैसे इसके बाद उसका ये ढूंगी परिवार यहाँ से चला जाता है। लियाम कहता है, क्या मैं जिंदगी भर इनके कर्जे ही भरता रहूंगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आमांगी कहती है, आप इनसे कॉन्ट्रैक्ट बनवा लीजिए कि ये इतने पैसों के बदले में आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। लियाम कहता है, यही सही रहेगा। मगर इसके बाद लियाम कहता है, आमांगी सिर्फ तुम ही मेरी इकलौती परिवार की सदस्य हो। वो कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सब छुप कर देख रहा था काइड और उससे ये सब देख बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी ओर लियाम के माता पिता के पास वो कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है कि लियाम की जिंदगी से दूर जाने के लिए कितने पैसे मांगेंगे। लियाम के ऐसे बिहेवियर का दोष ये बुढ़ा इन दोनों को देते हैं, मगर ये दोनों कहते हैं कि आप दोनों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो हम उसके लिए कुछ कैसे करते, और इसी वजह से यहाँ बहस होने लगती है। मगर यहाँ इस मौके का फायदा उठाता है गाइड, वो इनके दिमाग में कीड़ा डाल देता है। ये सब फैसला करते हैं कि ये लियाम को शासक की गद्दी से ही हटा देंगे और उसके बाद लियाम का सब कुछ इनका हो जाएगा। फिर ये अपने लिए एक नया वारिस चुनेंगे और कुछ असैसिन्स को हायर करके ये लियाम को मरवा देंगे। यही सब देख गाइड तालियां बजाते हुए कहता है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मगर दूसरी ओर यहाँ ये कुत्ते महाशय भी थे।
दूसरी ओर आमागी को डॉगी की स्पिरिट एक कमरे में जाते हुए दिखती है। आमागी अपनी दिव्य दृष्टि से कमरे के अंदर देखने लगती है और वो उनकी बातें सुनती है कि ये सब लियाम के खिलाफ क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। जिसके बाद अगले दिन शायद से कोई जश्न मनाया जा रहा था। दूसरी ओर लियाम के ढूंगी परिवार को पता चलता है कि अब वो अपना वारिस नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि लियाम पिछले 40 सालों से उसके राज्य का शासन कर रहा है और सारी कानूनी चीजें बिल्कुल सही है। उसके पिता कहते हैं कि लियाम इस पैलेस में एक एआई रोबोट को लेकर आया है। दोस्तों, शायद ये लोग कैपिटल प्लैनेट में आ चुके हैं। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। उनकी बातें सुन ये ताऊ कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक डॉल को पैलेस में लाना इतनी बड़ी सजा है कि उन्हें उनकी राजगद्दी से ही हटा दिया जाए। उसके पिता कहते हैं कि डॉल को पैलेस में लाना इंपीरियल नियमों के विरुद्ध है, इसीलिए आप इस बारे में सोचिए लॉर्ड कैंसिलर। मगर वो कहते हैं कि लॉर्ड लियाम अपने सारे कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और सारे नियमों का भी पालन कर रहे हैं और हमारे एम्पायर को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो कहते हैं, हम जो अपना नया वारिस चुनेंगे वो लियाम से भी ज्यादा बेहतर साबित होगा। महाशय कहते हैं, मैं आपकी बातों पर कैसे यकीन कर लूं? आपने तो कभी अपना टैक्स भी पे नहीं किया। न जाने वो लड़का आपके यहाँ कैसे पैदा हो गया। उसमें बहुत ज्यादा काबिलियत है। वैसे अगर आप लोग एक शांति में जिंदगी जीना चाहते हैं तो कुछ भी बेवकूफी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर लॉर्ड लियाम के साथ कुछ हुआ तो आप सबके साथ भी कुछ हो सकता है। ये बात सुन वो सभी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये महाशय कहते हैं, जितना मैंने सोचा था ये लोग उससे ज्यादा घटिया हैं। जिसके बाद यहाँ आमागी आती है। दोस्तों, आमागी ने लॉर्ड कैंसलर को उन लोगों की प्लानिंग के बारे में पहले ही बता दिया था और इसीलिए महाशय ने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके ऐसा करने से एम्पायर का ही फायदा है। अगर लियाम की जगह कोई और शासक आता तब वो फिर से अपने टैक्सेस कभी पे नहीं करता, जिससे एम्पायर को नुकसान होता। लेकिन अब उस खानदान में एक ऐसा वारिस पैदा हो चुका है जो कि सच में काबिल है और वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा भी हो रहा है। लेकिन ये घटिया लोग उससे सब कुछ छीनना चाहते थे। आमागी कहती है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया लॉर्ड कैंसिलर। अब अगले सीन में शाम के वक्त हम देखते हैं कि लियाम आमागी की गोद में सिर रखे हुए है। भाई अपना टाइम एंजॉय कर रहा है, क्योंकि आज पार्टी में जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुका है। और आज बैंक्वेट पार्टी में गया था लियाम। उसे लगा कि फालतू की पार्टी होगी, लेकिन सच में जब वो पार्टी में गया था वो बाकी फालतू की निकली। लोग पार्टियां लेकर आए थे। वैसे लियाम जल्द ही 50 साल का होने वाला है। उसकी दुनिया में 50 साल के शख्स को एक अडल्ट माना जाता है। इसीलिए आमागी यहाँ कहती है, मास्टर शायद अब वक्त आ गया है मेरा आपको छोड़कर जाने का। लियाम कहता है, वेकेशन? हाँ यार, मैं भी बहुत थक चुका हूँ, थोड़ा आराम तो बनता है। मगर वो कहती है, नहीं ये नहीं, बल्कि अब मुझे लगता है कि आपको अब मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्पायर में एआईज को बहुत बुरी नज़रों से देखा जाता है और इससे आपकी रेपुटेशन पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए मुझे आपकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। वो कहता है, तुम मजाक कर रही हो है ना? वो कहती है, नहीं, आपने मुझे मेड रोबोट्स के 3 नियम बताए थे है ना। पहला, एक एआई मेड रोबोट को कभी भी अपने मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन मेरे आपके साथ होने की वजह से आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंच रहा है और आपसे नफरत करने वाले लोगों को ये एक बहाना मिल जाता है कि आपके साथ तो एक एआई है। मगर लियाम कहता है, लोग क्या कहते हैं, मुझे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम दूसरे नियम को भूल चुकी हो? एक मेड को हमेशा अपने मास्टर की बात माननी चाहिए। वो कहती है, मैं हमेशा आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन दूसरे नियम की वजह से पहला नियम टूट रहा है और इसी वजह से मैं आपको ऑर्डर नहीं मान सकती। मास्टर, शुक्रिया कि आपने मुझे बिल्कुल एक इंसान की तरह ट्रीट किया और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन अब प्लीज मुझे आपकी जिंदगी से जाने की इजाजत दीजिए। मगर वो कहता है, तुम्हें तीसरा नियम तो याद है ना? एक एआई रोबोट को खुद की भी हमेशा हिफाजत करनी होगी, तब तक जब तक कि पहला और दूसरा नियम टूटे ना। लियाम पूछता है, क्या तुम मुझसे दूर जाकर अपना ख्याल रखोगी? वो कहती है, हाँ, मैं अपना ख्याल तो रख ही लूंगी। मगर लियाम कहता है, मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखोगी? क्या तुम सच में मुझसे दूर होना चाहती हो? मेरे सवाल का सच सच जवाब दो। क्या मुझसे दूर जाकर तुम अपनी फीलिंग्स को संभाल पाओगी? वो कहती है, मैं एक एआई हूँ, मुझे इंसानों की भावनाएं समझना नहीं आता, लेकिन आपसे दूर जाने के एहसास को सोचते ही न जाने क्यों मेरे सीने में लगा मेरा कोट टूटने सा लगता है। ये बात सुन लियाम मुस्कुराता और कहता है, देखो आमागी, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो फिर मैं काम करना बंद कर दूंगा। दिन और रात शराब पीऊंगा, मांस खाऊंगा और सारी औरतों के साथ भी गलत करूंगा। एक नंबर का परकम बन जाऊंगा और उसके बाद मेरे दुश्मन मेरी जान लेने के लिए आ सकते हैं। तो क्या तुम मुझसे दूर जाकर मेरी जान को इतने बड़े खतरे में डालने के लिए तैयार हो? हम आगे कहती है, नहीं, मैं आपको कभी भी खतरे में नहीं डाल सकती। लियाम कहता है, हाँ तो बस मेरे साथ रहो और मेरा ख्याल रखो, क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और इसके बाद वो अमागी के सीने से लग कहता है, तुम बाकियों की तरह मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अमागी कहती है, लेकिन अगर मैं आपको छोड़कर नहीं गई तो ब्रियान को ये बात पसंद नहीं आएगी। लियाम कहता है, इस प्यारे मोमेंट में तुम उस बुढ़े को ला रही हो। अमागी कहती है, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं करती, तो अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। लियाम कहता है, हाँ
मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्पेस में ट्रैवल करके ये लोग अपने राज्य में वापस आ जाते हैं, मतलब अपने प्लेनेट पर वापस आ जाते हैं। लियाम वहां आता है, उसका स्वागत करने के लिए उसके सामने उसके सारे सोल्जर्स खड़े थे। लियाम की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और यहाँ लियाम हम सबसे कहता है, सच कहूँ तो जो कुछ हो रहा है वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इन सबका शुक्रिया अदा कैसे करूं, लेकिन फिर भी मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ गाइड, शुक्रिया। दूसरी ओर इन पॉजिटिव इमोशंस की वजह से गाइड को बहुत ज्यादा दर्द होता है, भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, हमारी इस कहानी का यही अंत होता है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, अभी तो बहुत सारी कहानियां आना बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में।